जय हिंद साथियों। आपके एग्ज़ाम के संबंध में जो कंप्यूटर का पार्ट है तो उसे हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं और ये साइबर सिक्योरिटी का जो चैप्टर था पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और ये दूसरा पार्ट है। तो आपने देखा कि हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं, जैसे कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के बेस पे हम चल रहे हैं। तो उसमें शामिल है आपका मालवेयर है, ठीक है, और वायरस है, एंटीवायरस है, साइबर अटैक्स के टाइप्स हैं, ठीक है, और फिर साइबर सिक्योरिटी है, फिर साइबर सिक्योरिटी के कुछ टूल्स हैं। तो इनसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और उन्हीं पार्ट को हम कवर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में हम इनके टाइप्स, अटैक्स और इनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम के लिए, तो ये सारे पार्ट्स कवर कर रहे हैं। और इससे पहले क्या क्या कवर किया गया उसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, जो आपने इससे पहले वाले चैप्टर में कवर किया था। तो पहले वाले पार्ट में सबसे पहले हमने देखा था मालवेयर के बारे में पढ़ा था, एक एक पॉइंट कवर किया था। फिर हमने कहा था कि मालवेयर के कुछ टाइप्स होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये यहाँ पर लगभग हमने 12 टाइप्स देखे थे, है ना, जिनमें रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, तो कुछ सारे पार्ट हमने कवर किए थे। बहुत सारे पार्ट यहाँ पर बच गए हैं जिन्हें हम सेकंड वाले पार्ट में कवर कर लेंगे। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। फिर यहाँ पर क्या था कि कंप्यूटर जो वायरस होता है वो क्या होता है ना। तो ये मैंने बोला था कि ये रेप्लिकेट करता है खुद को, यानी कि खुद की कॉपियाँ बनाता है। और तो इसमें हमने क्वेश्चन किया था, है ना, फिर वायरस को लेकर के। फिर उसके बाद में कंप्यूटर वायरस के जो टाइप्स थे वो हमने देखे थे, जैसे कि बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या था, और फिर उसके बाद में मैक्रो वायरस क्या था। तो मैक्रो वायरस से पहले हमने मैक्रो कवर किया था, रिकॉल करिएगा, रिवीजन चल रहा है ना। फिर ट्रोजन हॉर्स के बारे में हमने देखा था क्या है। तो ये एक वायरस था। ट्रोजन हॉर्स कहाँ से आया, इसकी मतलब कहानी कहाँ से गढ़ी गई, अगर वो आपको पता है तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, मैंने कहा था, ठीक है। फिर यहाँ पर एक योद्धा था अखिलीस हिल, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो उसको मैंने आपको याद कराने के लिए एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ऐड किया था। फिर ट्रोजन हॉर्स से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, उसको हमने कवर किया। फिर ओवरराइट वायरस क्या होता है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ओवर राइटिंग क्या होती है ना। तो ओवर राइटिंग मतलब किसी चीज़ पे कुछ अलग तरीके से उसे वहाँ पर लिखना या फिर अपनी चीज़ वहाँ पर इंसर्ट करना। तो इसी तरीके से वहाँ पर वायरस इंसर्ट किया जा रहा था। फिर एक ब्राउज़र हैकिंग हाईजैकर था, ठीक है, वेब स्क्रिप्ट वायरस था, पॉलीमॉर्फिक वायरस था, फाइल इन्फेक्ट वायरस था, ठीक है। वर्म के बारे में हमने पढ़ा, जो क्या कर रहा था, सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम था। इसी तरीके से हमने की लॉगर के बारे में पढ़ा था, जो क्या कर रहा था, जो आपकी कीबोर्ड या जो भी कुछ आप टाइप कर रहे थे उसको रियल टाइम में मॉनिटर कर रहा था। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, किसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर कह सकते हैं जो आपका मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं उनसे पूछा गया था आपका मई 2025 में। उस क्वेश्चन को हमने कवर किया। फिर यहाँ पर जो ब्राउज़र की वर्किंग होती है इसको डिटेल में हमने कवर किया था। इसी के बीच में कहाँ पर कैसे हैकिंग हो जाती है। अब देखो, की लॉगर हमने करवाया तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो था उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया की लॉगर से लेकर के, उसको हमने कवर किया था। फिर आपका वॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। फिर स्क्रिप्टिंग वायरस क्या है, ठीक है, एक आप रिकॉल करते जाइए। स्क्रिप्टिंग यानी कि कुछ स्क्रिप्ट मतलब अपनी चीज़ें वहाँ पर राइट करना, ब्राउज़र या एप्लीकेशन को प्रभावित करने के लिए, उसको इन्फेक्ट करने के लिए। अब इसके कुछ टाइप्स थे, ठीक है। तो वेब स्क्रिप्टिंग थी, एक मैक्रो वायरस था। और फिर उसके बाद में हमने देखा था क्रीपर के बारे में, और क्रीपर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये अगर वायरस था तो ये क्या करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा, है ना, जितना मैक्सिमम से पॉसिबल हो सकेगा। फिर उसके बाद में देखो उसी से क्वेश्चन पूछा गया कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन था, किस नाम से जानते हैं, तो इसको हमने कवर किया था। फिर एक आता है टाइम बॉम्ब वायरस, तो ये टाइम से इसका संबंध था। फिर एक आता है आपका रेट्रो वायरस कंप्यूटर में, जिसको हमने क्या बोला था, एंटी वायरस। तो हमने ऐसा क्यों बोला था, आपको रिकॉल हो रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने कवर किया था ब्रेन वायरस के बारे में। तो मैंने क्या बोला था, ये पहला बूट सेक्टर वायरस था जो बनाया गया था, ठीक है, 1986 में। तो इससे देखो क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है, वही तीनों पार्ट को मिला करके। फिर उसके बाद में हमने फिशिंग के बारे में देखा था। फिशिंग के साथ साथ हमने कहाँ पर देखा था कि फिशिंग और स्पेयर फिशिंग में क्या अंतर होता है। ये दोनों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, दोनों पूछे जा चुके हैं। फिर फिशिंग के साथ साथ हमने देखा था यहाँ पर फिशिंग क्या होती है, स्मिशिंग क्या होती है ना। तो स्पेयर फिशिंग, स्मिशिंग, विशिंग, वाई से संबंधित, क्लोन मतलब उसकी कॉपी बना देना, फार्मिंग मतलब किसी चीज़ की फार्मिंग करना, यानी कि वहाँ पर जो क्या बोल सकते हैं कि जो इन्फेक्टेड या फिर फेक वेबसाइट थी उनकी फार्मिंग करना, और वहाँ पर ले जा करके लोगों को क्या बोलते हैं, मिसगाइड करना या फिर उनको गलत यूज़ करना। तो स्मिशिंग का मतलब मैसेज से हो जाता है। फिर यहाँ पर मैंने देखा था कि स्पैम क्या होते हैं, कुछ कॉमन स्पैम थे।
फिर कुछ मोटिवेटेड स्पैम थे, यानी कि प्रेरणात्मक, जो आपसे करवाए जाते हैं आपको बहला फुसलाकर, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने कहा था इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान देना, और इस क्वेश्चन के जो पॉइंट्स है ना, इनसे आप क्वेश्चन बन चुके हैं और एग्जाम में फिर क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको कहीं नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आपको करना हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा था कि जो हैकिंग होती है तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं, और इन्हीं से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे फिर बनेंगे, तो इनको हम एक एक करके कवर कर चुके हैं। कुछ पार्ट्स यहाँ पर हम आगे कवर करेंगे, तो इनको नोट करिए, बार बार रिकॉल करिए, जिससे कि आपको रटना ना पड़े, सीधे आपका 15 में 15 आना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए ये ऑडिटर के एग्जाम में पूछा गया था 5 जनवरी को, तो इसको हमने कवर किया था। फिर हमने बोला था कि ईमेल में स्पैम वाला जो पार्ट होता है, तो ईमेल को भी कंसिडर करना, भले ही हम यहाँ साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन पॉइंट्स हमारे सारे जो है कवर होना चाहिए। रैनसमवेयर के बारे में हमने पढ़ लिया, जो क्या करता था कि हैकर तुम्हारी ही जो कंप्यूटर की जो फाइल थी या डेटा था उन्हें लॉक कर देता था, फिर उनको, या फिर नहीं कि क्या कर देता था, इनक्रिप्ट कर देता था, और उसके बाद में उसके बदले में आपसे पैसा या फिरौती मांगता था, ठीक है। तो इसको रैंसम का मतलब होता है फिरौती, ठीक है। तो रैंसमवेयर मतलब एक अटैक हो गया आपका। फिर मैंने पढ़ा था वरनाकाई, पेटिया और इटरनल ब्लू, ये क्वेश्चन आपका सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा गया था, जिससे हमने कवर किया था डिटेल में, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर हमने पढ़ा था कुकीज़ के बारे में, जो मैंने कहा था कि वेबसाइट्स पे आती हैं और क्या करती हैं, एक्सेप्ट करने के लिए बोला जाता है इनसे, ठीक है। तो ये कुकीज़ आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिर इसी तरीके से हमने पढ़ा था कुकीज़ के बारे में, देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जिसका हमने यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर इंसर्ट किया था। तो किस तरीके से क्या था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रैकर्स के माध्यम से अपने ऐप के बाहर ब्राउजिंग बिहेवियर को एकत्रित करते हैं, यानी कि जो भी कोई यूज़र क्या करता है, सोशल मीडिया पर अपना जो भी कुछ सर्च करता है, जैसे इसको यूज़ करता है, तो सारी एक्टिविटी वो स्टोर की जाती हैं, ठीक है। तो कहीं पर कुकीज़ का नाम नहीं लिखा था कि इसमें, लेकिन ये कैसे, ब्राउजिंग फिंगरप्रिंट के माध्यम से, क्रॉस साइट ट्रैकिंग के माध्यम से और इन ऐप ब्राउज के माध्यम से इनको ट्रैक किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक ट्रैकिंग कुकीज़ भी होती है, जिससे ट्रैक किया जाता है। तो कुकीज़ को हमने यहाँ पर कवर किया, और इसके लिए हमने यहाँ पर इसको शामिल किया था। और क्वेश्चन क्या था, ये वाला क्वेश्चन था, है ना, आपके जो एग्जाम में भी हाल ही में पूछा गया UPSSC के एग्जाम में। तो पहला पार्ट हमने कवर किया था, बाकी ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया और इसका ये उत्तर हो गया। आप यहाँ से कवर कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम करवा चुके हैं कई जगह पर, है ना, बस आपको समझाना था। तो फिर यहाँ पर ये क्या है, आपका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। और दूसरे पार्ट में अब हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी को लेकर के ही। एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन मशीन लर्निंग बी लेवरेज टू इन्हांस साइबर सिक्योरिटी डिफेंस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मशीन जो है, मशीन लर्निंग यहाँ पर साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कैसे लाभकारी हो सकती है, या फिर उसको कैसे लाभ उठाया जा सकता है। फिर से देखते हैं कि साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। और ये आपका एग्जाम जो सचिव का पेपर हुआ था, उसमें 13 अप्रैल 2025 को ये प्रश्न पूछा गया था। तो क्या होता है, यहाँ पर जो मानवीय निरीक्षण ये सब नहीं था, पारंपरिक सुरक्षा उपायों का ये सब नहीं था। यहाँ पर ये होता है कि जो असामान्य पैटर्न होते हैं, है ना, कि इनको आइडेंटिफाई करता है, यानी कि कुछ अनयूजुअल पैटर्न्स होते हैं, इनको मशीन क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो साइबर के जो थ्रेट्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर इंडिकेशन देती है। अब ये मशीन लर्निंग में मैंने डिटेल में कवर किया था, लेकिन अब साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर इस पॉइंट्स को कवर करना थोड़ा ज़रूरी था, आपको याद दिलाना ज़रूरी था कि कहीं ना मशीन लर्निंग के बारे में अगर एग्जाम में आ जाए तो ये क्या मशीन लर्निंग में ऐसा करता है, तो एक रिवाइज कराने के लिए या फिर आपके दिमाग में डालने के लिए क्वेश्चन ज़रूरी था। और मैंने ये भी बताया था कि कौन सा मशीन लर्निंग का जो टाइप है, मशीन लर्निंग कितने टाइप्स की थी, उसमें कौन सा टाइप था जो ये काम करता है या एनोमलीज को संभालता है या देखता है ना। तो अब साइबर अटैक्स के बारे में हम बहुत सारे देख चुके हैं टाइप्स, तो यहाँ पर कुछ टाइप्स और हैं जिन्हें हम रिवाइज करेंगे। तो मालवेयर के बारे में पढ़ा हमने, रैंसमवेयर के बारे में पढ़ा, फिशिंग के बारे में पढ़ा, आज पढ़ेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। इसके अंतर्गत देखो ये बार बार चीज़ें कुछ है मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इसलिए है कि कुछ पॉइंट्स हैं, हो सकता है आप पढ़ चुके हो तो अच्छी बात है, कुछ हो तो रिवाइज हो जाएगा। जो नए लोग हैं उनको क्या हो, एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो बार बार उनके दिमाग में जाए, क्योंकि जो कुछ नए टर्म्स होते हैं अचानक एक बार में याद नहीं होते, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम आपको बिल्कुल याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैन इन द मिडिल भी पूछा जा चुका है, ठीक है, जीरो डे अटैक भी आपके एग्जाम में आया, ठीक है। फिर डीएनएस टनलिंग हो गया, क्रिप्टो जैकिंग हो गया, ठीक है। सोशल इंजीनियरिंग के बारे में हमने इससे पहले वाले जो पार्ट में साइबर सिक्योरिटी में हमने
डिस्कस किया था। ठीक है, फिर डीडोस अटैक और डीओस अटैक, ये सब के बारे में देखेंगे और ये सारे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसी क्रम में कि जीरो डे अटैक क्या होता है। ठीक है, जीरो डे अटैक ये होता है, ये भी किस में होता है कि ये क्या है, ये साइबर अटैक्स दैट्स एक्सप्लॉइट्स अ प्रीवियसली अननोन वल्नरेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर, या फिर कह सकते हैं वो फर्मवेयर, या फिर हो सकती है वो हार्डवेयर में। ठीक है, कहीं आपके एग्जाम में है कहाँ पर, तो सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर होगा, और फर्मवेयर क्या है ये हम बता चुके हैं, यानी कि जब कोई इंस्ट्रक्शन जो होता है आपका लिख दिया जाता है पहले से, जैसे कि फर्मवेयर का एग्जांपल आप दें तो आपका जो टीवी का रिमोट होता है ना वो फर्मवेयर होता है। जैसे कि आपके ऑटोमेटिक क्या बोलते हैं, वॉशिंग मशीन काम करती है ना, तो क्या थोड़ा सा इनपुट दे दे तो वहाँ पे प्रोग्राम पहले से वहाँ पर राइट होता है, तो एक फर्मवेयर के उदाहरण हो जाता है। अब डिटेल में हम इसको कवर कर चुके हैं और एनालिसिस में भी हमने कवर किया है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ क्लासेस हैं जिन्हें आपको बार बार देखना है। तो अब ये होता क्या है कि साइबर अटैक्स यहाँ पर वैसे किया जाता है कि जब कुछ कोई प्रोग्रामर होता है और कोई उस चीज़ को, मतलब कोई सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर या फर्मवेयर उसको डिज़ाइन करता है, बनाता है, तो उसमें कुछ कमी छूट जाती है। ठीक है, और जो मतलब साइबर वो बनाता है, जो प्रोग्रामर बनाता है, अब वो बनाता किसी सारे सॉफ्टवेयर अपने लिए तो बनाएगा नहीं, वो किसी के लिए बनाएगा, लेकिन उसको क्या करता है, वो बना करके उसने अपना जो सॉफ्टवेयर था किसी को हैंड ओवर कर दिया, यानी कि जिसके लिए बनाया था उसको दे दिया। ठीक है, अब या फिर उसको देना है, कुछ इस तरीके से होता है। तो अब उसको ये पता चला कि यहाँ पर एक कमी रह गई, ये लूप होल है, यहाँ से कुछ खतरा हो सकता है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि जो डेवलपर है उसके पास में कह सकते हैं कि टाइम नहीं है उसको सही करने का, यानी कि जीरो डे है, और वो वहाँ से पॉसिबिलिटी है उस पर अटैक होने की। तो कुछ इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है, वो जीरो डे अटैक हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि प्रीवियसली अननोन, कि पहले उसके बारे में उसको नहीं पता था, लेकिन बाद में जब पता चलता है तो उसके पास टाइम नहीं रहता है, तो इसको जीरो डे अटैक काउंट कर सकते हैं, है ना। ये कुछ इस तरीके से आपके स्टेटमेंट में आएगा, मिलान में आएगा। ठीक है, तो इसको आपको जो क्वेश्चन होगा ना उसके अकॉर्डिंग इसको कंसिडर करना है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर ऑप्शन को पकड़ना है। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया 2 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ UPSSC का होम्योपैथिक भेषजिक का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम कंप्यूटर वायरस को क्या कहा जाता है, और इसको हम पहले कवर कर चुके थे पहले वाले पार्ट में, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था, तो मैंने बताया था ये था क्रीपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और क्रीपर क्या करता था, क्रीपर ये कहता था कि आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। ठीक, मैं क्रीपर हूँ और तुम अगर मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो। ये इस तरीके से खुद को क्या कर रहा था, रेप्लिकेट करता चला गया, और तब तक किया जब तक वहाँ पर स्टोरेज फुल नहीं हो गई और कंप्यूटर ने काम करना बंद नहीं कर दिया या फिर स्लो नहीं हो गया, तब तक ऐसे कॉपी बनाता रहा खुद की, है ना। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कुछ तो इस तरीके से, मतलब कह सकते हैं कि एकदम बेसिक से ले करके और एडवांस लेवल तक आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिनके और उस सारे टाइप के क्वेश्चन के जो दर्शन है, ठीक है, वो आपको 1 से लेकर के 2 या 3 आगे की सारी क्लासेस में हो जाएंगे। और आपकी जो क्विजेज हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, जो हमसे जुड़े हैं, वहाँ पर भी हम कुछ अलग टाइप्स के जो क्वेश्चन क्विजेज होते हैं उनको भी कराते हैं। तो टेलीग्राम पर भी आपको जुड़ना जरूरी है अगर आपको लगता है कि हमें स्कोर बढ़ाना है अपना या फिर फाइनल सिलेक्शन लेना है। जैसे कि फिर यहाँ पर एक आता है टाइप से कि एक होता है वायरस सिग्नेचर। तो वायरस सिग्नेचर क्या है, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं कि शाहरुख खान है ना, SRK जिन्हें बोलते हैं आप लोग, तो अब इनका क्या है कि स्टेप है, तो एक शाहरुख खान का अपना स्टेप है, इसको क्या बोलते हैं, शाहरुख खान का सिग्नेचर स्टेप, है ना, यानी कि उनका एक यूनिक है और उस स्टेप से शाहरुख खान जाने जाते हैं। तो इसी तरीके से एक वायरस का अपना एक पैटर्न होता है, ठीक है, उस वायरस को फाइंड पाने के मतलब पकड़ने के लिए उसकी कोडिंग की जो भी होती है, ठीक है, उसका एक अपना फॉर्म होता है, उसी टाइप्स को पकड़ते हैं, उसका बोलते हैं वायरस सिग्नेचर। जैसे कि देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक में कि अ वायरस सिग्नेचर आल्सो नोन एज अ वायरस डेफिनेशन, जैसे कि क्या है, इट इज अ यूनिक स्ट्रिंग कोड दैट कैन बी आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कंप्यूटर वायरस। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप का ये कंप्यूटर का ये कोड होता है, जैसे कि क्या किया जाता है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है या फिर पहचान की जाती है कि हाँ ये वो वायरस है। और फिर क्या होता है कि जज लाइक कैसे यू हैड रिकॉग्नाइज अ पर्सन बाय देयर यूनिक फीचर्स। जैसे कि मैंने क्या बोला, शाहरुख खान का मैंने एग्जांपल लिया कि शाहरुख खान का जो स्टेप है उसको क्या बोलते हैं, सिग्नेचर स्टेप बोलते हैं। तो शाहरुख खान को उससे पहचाना जाता है। उसी तरीके से कुछ वायरस होते हैं ना, उन्हें पहचाना जाता है। तो जो कोड होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, ठीक है, उसको बोल देते हैं वायरस सिग्नेचर। तो ऐसा कुछ है।
तो उसे आपको ध्यान रखना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, फीचर्स क्या इंपॉर्टेंट है, तो फीचर्स क्या होता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज दी सिग्नेचर टू डिटेक्ट एंड न्यूट्रलाइज वायरस। अब मान लेते हैं अब एंटीवायरस को क्या करना है कि वायरस को खत्म करना है या फिर उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो क्या करेगा, इसी सिग्नेचर स्टेप को पकड़ता है ना, और फिर उसके बाद में उस पर कार्रवाई करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है, मार देता है, जैसा भी आप समझ पाए। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका वायरस सिग्नेचर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग का अगर सीधा सीधा मतलब अगर हम हिंदी में देख लें तो आपको कुछ याद करना समझना आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका मतलब समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है चकमा देना। अब चकमा देना मतलब कि जाना कहीं और है और दिखा कुछ और देना, मतलब जो चीज़ रियल है, मतलब कुछ भी जो भी डायरेक्ट है उसको इनडायरेक्ट वे में कहीं और लेकर के चले जाना, और लेकिन लग रहा है कि वो हम सही जा रहे हैं। जो भी आपको चकमा देता है उसके साथ अगर आप ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं तो यही यहाँ पर होता है स्पूफिंग में। तो व्हाट इज स्पूफिंग, तो स्पूफिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाता है। ठीक है, ये डिज़ाइन किया जाता है कैसे, टू ट्रिक द यूजर या फिर कह सकते हैं सिस्टम इनटू थिंकिंग द हैकर इज अ लेजिटिमेट सोर्स विद वैलिड रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर ये होता है, ये इस तरीके से दिखाता है कि ये डिज़ाइन किया जाता है कैसे, ये आपको ट्रिक करने के लिए या झांसे में फंसाने के लिए या फिर ऐसा सोचने के लिए आपको, यानी कि यूज़र को, कि जो हैकर है वही एक क्या बोल सकते हैं कि एक सही सोर्स है जहाँ पर, या फिर कह सकते हैं वैलिड या वैध रिक्वेस्ट है जहाँ पर हम कर रहे हैं। अब रिक्वेस्ट हम कहाँ करते हैं, रिक्वेस्ट हमें कोई ब्राउजिंग करनी होती है तो हम सर्वर से करते हैं, है ना, या फिर कहीं जाते हैं तो हमें लगता है कि ये जो सोर्स है हम वेबसाइट पे आए एकदम सही जगह आए हैं, तो उसको क्या कर देता है, चकमा देता है। स्पूफिंग अगर ना याद रहे तो याद रखना बेवकूफिंग। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ दिमाग में डाल लेना, आपको याद रहेगा। उम्मीद है आप नहीं भूलोगे। ठीक है, चकमा देना स्पूफिंग यानी कि बेवकूफिंग, बस कुछ थोड़ा सा मैं ही नहीं कह रहा कि इसका मतलब ऐसा ही होता है, लेकिन ये आपको याद करने में मदद करेगा, कहीं पर दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा और आप क्वेश्चन सही करके आओगे, बस ये है। तो स्पूफिंग हो गया। स्पूफिंग में टाइप क्या होते हैं, आप इनको हम कवर करेंगे। तो स्पूफिंग एक कह सकते हैं कि मेन टर्म हो जाता है। अब स्पूफिंग के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ पहुँचाता है, तो जो क्या होता है, किसी वैध व्यक्ति वेबसाइट या डिवाइस की पहचान की ये क्या कर देते हैं, नकल कर देते हैं, है ना, फर्जी बना देते हैं, उसके साथ में धोखाधड़ी करते हैं। फिर आप जो यूजर्स होता है उसको अलग ले जा करके जो क्या बोलते हैं, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो चोरी कर लेते हैं। उनका काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को चोरी करना, डेटा को चोरी करना, डेटा को इनक्रिप्ट करना, यही तो काम होता है। अब स्पूफिंग तो एक टर्म हो गया, मेन टर्म हो गया। अब स्पूफिंग कई टाइप्स के होते हैं। हो सकता है पूछ ले कि स्पैमिंग तो आपने पढ़ लिया, अब स्पूफिंग है, तो ये निम्न में से कौन सा स्पूफिंग है या नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देगा, तो अगर आपको आता है तो आप सीधे सबसे आगे, मतलब एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके लोगों से आगे, है ना, यही इसका फायदा है। तो अब है क्या कि ईमेल स्पूफिंग एक होता है, यानी कि ईमेल के द्वारा बेवकूफ़ बना देना, अलग लेकर के चले जाना, जैसे कि आपने फिशिंग में पढ़ा था, है ना, कुछ उस तरीके से मिलता जुलता। एक होता है कॉलर आईडी स्पूफिंग, है ना, आपको फ़ोन करके बहलाया फुसलाया जाता है, फ़ोन कहीं और जाना होता है, फ़ोन कहीं और पहुंच जाता है, कुछ इस तरीके से। एक होता है आईपी स्पूफिंग, आईपी एड्रेस होता है ना, जैसे कि आपको ये यहाँ पर इसका क्या है, कुछ इसका आपके सिस्टम का यूनिक आईपी एड्रेस है ना, फिर आपको जाना कहीं और है, फिर ये क्या करता है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर अलग तरीके से रिक्वेस्ट आप करते हो और यहाँ पर आपको जो भी रिजल्ट यहाँ पर मिलता है तो इसको चेंज कर देना। एक होता है डीएनएस स्पूफिंग, है ना, और फिर एक होता है मैक स्पूफिंग, आप मैक एड्रेस आपने सुना होगा ना, उसकी स्पूफिंग करना। एक होता है जीपीएस स्पूफिंग, होता है वेबसाइट स्पूफिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हमें मेन तरीके से जाना वहाँ पर नहीं जाना, इसकी क्लोन या इसकी कॉपी तैयार करके हमें दूसरी जगह पहुँचा देना। इसी तरीके से आईपी, डीएनएस, मैक एड्रेस, जीपीएस में क्या, जैसे कि आपने मैप पे लोकेशन डाली, आपको कहीं और जाना है, लेकिन वहाँ पर किसी ने स्पूफिंग कर दिया तो आपको जाना कहीं और था और उसने पहुँचा दिया अपने अड्डे पर और आपको बुला करके वहाँ पर लूट लिया। कुछ इसी तरीके से स्पूफिंग में काम होता है, तो ये जीपीएस हो जाता है। अभी क्या हो जाता है, वेबसाइट स्पूफिंग। तो आप कई बार वेबसाइट्स ओपन करते होंगे, आपने डाला कुछ और है, लिंक कहीं कुछ और किया, पहुंच गया कहीं और, तो ये इस तरीके से वेबसाइट स्पूफिंग हो जाती है। अब आप स्पूफिंग समझ गए हैं, है ना, यानी कि आप यूज़र हैं, यहाँ पर बैठे हैं, आपने सर्वर से रिक्वेस्ट किया तो आपको लगता है कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, है ना, आपका ये वेबसाइट है, लेकिन ये क्या करता है, अटैकर यहाँ पर बैठा हुआ है जो आपको डाइवर्ट कर देता है। और जो मैलिशियस वेबसाइट होती है ना, आप यहाँ पहुँच जाते हो, है ना, यहाँ का देखो ये कितना था, ये इसका एड्रेस देखो कुछ और था, आप पहुँच यहाँ जाते हो, है ना।
तो ये स्पूफिंग हो जाती है। अब इसमें अगर स्पूफिंग में 2 4 5 और टाइप्स जोड़े तो मुझे उम्मीद है कि आप तब भी क्वेश्चन सही करके आओगे। बाकी की चीज़ें धीरे धीरे कवर होती रहेंगी। फिर एक होता है स्निफिंग, स्पूफिंग आपने पढ़ा, एक अब है यहाँ पर स्निफिंग, फिर यहाँ पर देखेंगे हम स्पूलिंग। तो हम ऐसे शब्दों को क्यों कवर कर रहे हैं, ऐसा मान ले, हम ये समझ के चलते हैं कि ये मान लेते हैं कि तीनों या चारों जो वर्ड है आप उसने क्या किया, एग्जामिनर ने एक ही क्वेश्चन में डाल दिया ऑप्शन में। अब आप कंफ्यूज हो, स्निपिंग था, स्पूफिंग था या स्पूलिंग था, है ना, इसलिए हम सबको कवर करके चल रहे हैं। तो स्पूफिंग मैंने क्या बोला, याद कर लो, बेवकूफिंग यानी कि चकमा दे के चला गया। अब यहाँ पर स्निफिंग दिया है, तो स्निफिंग का मतलब होता है जैसे किसी का जुकाम आ जाता है तो सी करके नाक क्या कहते हैं ऊपर की तरफ खींचता रहता है, आवाज़ आती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि इसका मतलब हो जाता है स्निफिंग का कि सूंघना। अब क्या बोलते हैं कि कहीं कोई चीज़ हो रही है ना, उसको कहते हैं एकदम नाक लगा के सूंघ लेना, कि पता चल जाता है दूर से ही कि रियल में है क्या, मतलब हवा में क्या चल रहा है ना, लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद उस पर एक्शन लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्निफ या फिर नज़ल, इससे इस तरीके से कुछ आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी मेन डेफिनेशन पर। तो स्निफिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो क्या करता है, मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल डेटा पैकेट्स पासिंग थ्रू गिवन नेटवर्क्स, ठीक है। कोई नेटवर्क है आराम से, ठीक है, कोई भी नेटवर्क है, तो नेटवर्क होगा तो वहाँ पर कैसा होगा, वहाँ पर नेटवर्क पर डेटा या तो हम लेते हैं या देते हैं नेटवर्क से, है ना, या तो भेज रहे होते हैं या तो ले रहे होते हैं। अब मैंने बोला था कि डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो मैंने बोला कि डेटा ट्रांसफ़र होता है छोटे छोटे पैकेट्स में। हमने क्या बोला, जैसे कि मान लो आपकी ये पिक है, आप किसी को भेजना चाह रहे हैं तो ये पिक सीधे नहीं जाती। मैंने क्या बोला था, ये पिक कैसी है, नेटवर्क कैसा है, तो इस पिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। जैसे मैंने पढ़ा था पिक्सल्स के बारे में, तो अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया तो ये क्या हो, इन टुकड़ों को क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं पैकेट। यानी कि आपका डेटा जो ट्रेवल करता है नेटवर्क पर वो पैकेट के माध्यम से करता है। और मैंने एक चीज़ और भी बोली थी कि अब ये जो इतने सारे पैकेट बने तो एक बाद में, फिर दूसरा बाद में, तीसरा बाद में, ये ऐसे मैंने बोला था कि ऐसे भी नहीं जाता है। कैसे जाता है, जैसे कि मान लेते हैं आपका पैकेट है और यहाँ पर आपको जाना है, तो ये पैकेट A B C D इस तरीके से कई सारे, मतलब ये आपके रूट बना दिए जाते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इस रास्ते से जाएगा, B इस रास्ते से जाएगा, C इस रास्ते से जाएगा, पहुंचाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर बना देंगे। यानी कि 10 लोग हैं और 10 पैकेट हैं, एक साथ लेकर के चले जाते हैं अलग अलग रास्ते से, ठीक है, और डिलीवर कर देते हैं कुछ ही टाइम में, और फिर आपको वहाँ पर पूरी इमेज प्राप्त हो जाती है। तो अब पैकेट्स, ठीक है, और ये कम टाइम में डिलीवर हो जाना, पहुँच जाना, ये आप समझ चुके हैं। अब तो उम्मीद है कि आप ये स्निफिंग समझ जाओगे। तो यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है कि जो डेटा पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो वो सही जा रहा है, कैसा जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। और ये कौन करता है, यहाँ पर ये होता है कि स्निफर्स आर यूज्ड बाय नेटवर्क सिस्टम या फिर एडमिनिस्ट्रेटर टू मॉनिटर। यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है कि जो, या फिर आपका जो डेटा जो भी कुछ वहाँ पर ट्रेवल कर रहा है या जा रहा है तो कैसे जा रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। या फिर यहाँ पे अलग तरीके से देख सकते हैं कि स्निफिंग एक प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि डेटा पैकेट्स को मॉनिटर किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से होकर गुजरते हैं। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर नेटवर्क से आपका डेटा जाता है और डेटा कैसे जाता है, पैकेट्स के फॉर्म में, तो वही लिखा हुआ है। तो स्निफिंग एक प्रक्रिया है जिसके लिए पैकेट स्निफर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये आपकी सुरक्षा या आपके काम के लिए, यूजर्स के लिए बनाया गया। लेकिन होता क्या है रियल में कि पैकेट स्निफर का प्रयोग कहाँ पर होता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा नेटवर्क से गुजरने वाले डेटा ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसे नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई चीज़ है गवर्नमेंट की निगरानी में रास्ते से गुजर रही है, आर्मी है, आर्मी या फिर कोई मतलब मंत्री की गाड़ी है, मान लो जा रहे हैं, ठीक है। अब उनकी सभी गाड़ियां सुरक्षित वे में जा रही हैं, किसी शहर से गुजर रही हैं, तो वहाँ पर क्या सारी चीज़ें क्या हो रही, मॉनिटर हो रही कि PM यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए। और फिर वो जो ट्रैफिक है उसको पूरा सिस्टम या फिर वहाँ की पुलिस या फिर वहाँ का जो ट्रैफिक सिस्टम एनालाइज करता है, ठीक है, कैसे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक रियल में होती है। उसी तरीके से यहाँ पर जो स्निफिंग हुई होती है वो भी कुछ इस तरीके से होती है। तो अभी तक जो हमने देखा वो हमने पढ़ा कि स्निफिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, उसको हमने समझा। अब इसी के बीच में जो डेटा हो रहा होता है, नेटवर्क का जो प्रशासन चल रहा होता है ना,
कि कहाँ पर कैसे कोई चीज़ ट्रेवल कर रही है, यानी कि डेटा पैकेट्स कैसे जा रहे हैं। अब इन्हीं पर जब कोई अटैक कर दे, ठीक है, तो उस प्रोसेस में जब अटैक हो जाता है तो उसको कह देते हैं स्निफिंग अटैक। यानी कि उसमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो करते हैं तो उसी टाइप से उसमें क्या हो जाए, अगर अटैक या फिर हैकर उसमें जो डेटा चोरी करके उसको क्या कर डेटा को कलेक्ट कर लें या फिर उसको अपने हिसाब से मॉनिटर करने लगे, तो इसको क्या बोल देते हैं, स्निफिंग अटैक्स बोल देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है कि आपने देख लिया कि डेटा कैसे ट्रेवल करता है, पैकेट्स के फॉर्म में करता है। आपने पढ़ा यहाँ पर जो पहला पॉइंट आपका था कि स्निफिंग अटैक क्या होता है, तो हमने बताया था कि स्निफिंग आप समझ लीजिएगा कि वर्ब होती, क्रिया होती है, इसका मतलब होता है सूंघना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सब कुछ सही तरीके से कोई भी काम हो रहा था ना, उस प्रक्रिया को वहाँ पर क्या कर लिया, जो भी जिसके गलत इंटेंशन था या चोर था, जो भी था, अटैकर था, उसने सूंघ लिया, है ना, स्निफ कर लिया, फिर वहाँ पर क्या कर दिया, अपने अकॉर्डिंग उस पर अटैक करने लगा। अटैक करने का मतलब ये होता है हो सकता है कोई किसी की इन्फॉर्मेशन चोरी कर रहा हो, या फिर कोई डेटा हो, या फिर उसको रूट को अपने हिसाब से डाइवर्ट करने लगे, है ना, तो ये स्निफिंग हो जाती है। ये इसको बोल देते हैं, स्निफिंग अटैक बोल देते हैं। अब यहाँ पर आता है कि हो सकता है आपके एग्जाम में, साइबर सिक्योरिटी से हम थोड़ा अलग जा रहे हैं, कि आपको एग्जाम में पूछ ले कि व्हाट इज अ पैकेट स्निफिंग। तो पैकेट्स, जैसे कि वहां पर आपने पढ़ा था ना कि पैकेट्स स्निफिंग क्या है, एक टेक्निक है। इसको कहाँ पर यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में और उसको एनालाइज करने में। सब कुछ काम होता है सिक्योरिटी और उसकी सुरक्षा और उसको समझने के तरीकों में। लेकिन होता क्या है कि टू इंटरप्ट एंड कैप्चर डेटा पैकेट्स एज दे ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क। कहाँ पर होता है, जैसे कि मैंने बोला था कि किसी शहर से पीएम की गाड़ी, मतलब उनका काफिला गुजर रहा है, तो वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ का जो प्रशासन होगा उसको मैनेज करेगा कि कहाँ पर कौन सी गाड़ी गई, आसपास सब कुछ ठीक है, रास्ता क्लियर है, सारी गाड़ी सुरक्षित जा रही। इसी तरीके से स्निफिंग में क्या होगा, आपके जो डेटा पैकेट्स होंगे वो ट्रेवल कर रहे होंगे, उनको इंटरप्ट किया जाएगा, ठीक है, उनको कैप्चर किया जाएगा कि वो जो उस रास्ते से गुजर रहे हैं पूरे नेटवर्क वाले, यानी कि ट्रेवल अक्रॉस अ नेटवर्क। अभी कैसे काम करता है, तो यहाँ पर एक नेटवर्क इंटरफेस है, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर क्या होता है, मान लेते हैं हम डेटा पैकेट्स हैं, तब उनको बहुत जगह पर भेज दिया जाएगा, फिर वहाँ पर इनको कैप्चर किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ला करके एनालाइज किया जाएगा। लेकिन अब ये सारी क्या होता है, जैसे कि ये मान लेते हैं यहाँ से लेकर के इतना एक रास्ता हो गया डेटा को ट्रेवल करने का, लेकिन अब होगा क्या, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर सिस्टम चल रहा है, लेन देन चल रहा है डेटा पैकेट्स का, लेकिन बीच में यहाँ पर बैठ गया अटैकर। अब उसने क्या कर दिया कि इसको मॉनिटर कर दिया अपने हिसाब से कि गाड़ी जानी तो इधर थी, लेकिन हो क्या जा रहा है, अब इधर से जाने लगा सामान, ठीक है, बीच में इसको क्या कर रहा है, अब ये अपने हिसाब से उसका यूज कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरह भेज सकता है, तो ये स्निफिंग हो जाता है। और ये स्निफिंग अटैक कुछ इस तरीके से होते हैं। अब आपने देख लिया स्निफिंग, आपने देख लिया स्पूफिंग। अब इसमें मेन अंतर क्या होता है, तो थोड़ा कुछ और तरीके से समझते हैं। तो स्पूफिंग हमने बताया था कि वो क्या करेगा, आपको चकमा देगा, बेवकूफ़ बनाएगा। जो अटैकर बैठा होगा यहाँ पर वो क्या करेगा, हो सकता है कि आपको गलत फाइल भेजे, गलत वेबसाइट पे ले जाए, डॉक्यूमेंट करे, तो आपको कहीं गलत जगह पहुँचा देगा, लेकिन आपको लगेगा कि वो सही जगह लेकर के जा रहा है। तो आपने देख लिया, ये होता है स्पूफिंग में। स्निफिंग में क्या होता है कि सूंघना, किसी चीज़ का पता लगाना। जैसे कि मान लेते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, या फिर दो अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कोई बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बीच में बैठ करके कोई सूंघ रहा है उनकी चीज़ों को, कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, यानी कि उनको सुन रहा है और अपने काम की चीज़ें निकाल ले रहा है, या फिर कह दे रहा है कि जो भी यहाँ पर डाइवर्ट, यहाँ पर क्या हो, सारा सिस्टम क्या सही से चल रहा था, लेकिन बीच में बंदा बैठ करके अपना काम कर रहा है, तो ये स्निफिंग हो जाता है। तो स्निफिंग आपने देख लिया क्या होता है, समझ सकते हैं इसका मतलब सूंघना। और ये क्या करता है, कैप्चर ऑल डेटा पैकेट्स जो कहीं ट्रेवल करे तो उनको कैप्चर कर लेता है, फिर अपने हिसाब से काम करने लगता है। स्पूफिंग में क्या होता है, आपने देख लिया, चकमा देता है, कैसे, ईमेल्स के लिए, फ़ोन कॉल्स के लिए, वेबसाइट और आईपी एड्रेस का स्पूफिंग कर देता है। जैसे कि रिक्वेस्ट कहीं और से की जाती है, ठीक है, सर्वर को कहीं और उसको देने लगता है, अब मतलब उसके जो रिक्वेस्ट का जो है ना डेटा जो है उधर कहीं भेजने लगता है, ये होता है आईपी एड्रेस में। अब आपके एग्जाम में जो हो सकता है, ये साइबर सिक्योरिटी में तो नहीं आता पूछा जाए स्पूलिंग, लेकिन आपके उसमें एग्जाम में डाल देगा ऑप्शन में, तो हो सकता है आपको उसका कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, ठीक है, लेकिन उसके साथ हो सकता है कि अलग से डाल दे कि सिर्फ स्पूलिंग के बारे में बताओ। तो स्पूलिंग का मतलब आपको समझ लेना है कि स्पूलिंग होता है कि साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस वन लाइन, ठीक है, एक साथ में और आसपास पेरिफेरल, यानी कि आपके जो कंप्यूटर के जो डिवाइस होते हैं उनके
कंप्यूटर में जो डिवाइसेस आसपास जुड़ी रहती हैं उनको पेरीफेरल बोल देते हैं। फिर उनके संबंध में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि कुछ क्रियाकलाप होते हैं, और कैसे वन लाइन, एक लाइन में होते हैं, तो इसको स्पूलिंग बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये है क्या, तो यह एक बफरिंग तकनीकी है या फिर टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। ठीक है, टेम्परली स्टोर किया जाता है, जिससे कि बाद में उसे क्या प्रोसेस किया जा सके। और स्पूलिंग का इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सीपीयू और इनपुट जो आउटपुट जो आपके जो डिवाइसेस होती है उनके बीच में समन्वय स्थापित करना, और सीपीयू को इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशंस हैं उसके लिए इंतजार नहीं करना पड़े। ठीक, इस तरीके से। चलिए अब समझते हैं कुछ आपकी आम भाषा में। जैसे कि मान लेते हैं कोई ऑफिस है या बैंक है, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं, अलग अलग सिस्टम में बैठे अपने कर्मचारी या फिर व्यक्ति जो है एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। उनका डिवाइस कुछ भी हो सकता है, कुछ लैपटॉप हो सकते हैं, कुछ आपका डेस्कटॉप, कुछ टैबलेट हो सकते हैं। अब मान लेते हैं उस ऑफिस में क्या है, आपका एक ही प्रिंटर है ना, लेकिन अब सबने प्रिंट कर दिया, इन्होंने भी कर दिया, इन्होंने भी कर दिया, इन्होंने भी कर दिया, तो क्या हुआ, किसने कब प्रिंट दिया तो क्या होगा, उन सब का प्रिंट जो हो जाएगा वो लाइन में लग जाएगा। ठीक है, इनको लग रहा है कि हमने प्रिंट दे दिया, इनको लग रहा है दे दिया, लेकिन अब ये क्या हो, यहाँ पर हो जाएगी स्पूलिंग। अब क्या कर देगा, एक एक करके सबका प्रिंट दे देगा और अलग अलग सबका प्रिंट मिल जाएगा, है ना, सबको लाइन में एडजस्ट कर ले, यानी कि कुछ डेटा था दिया गया उसको लाइन में एडजस्ट कर दिया गया, किस तरीके से, अस्थायी रूप से स्टोर कर लिया गया और बाद में उसको प्रोसेस कर दिया गया। ये कहाँ पर होता है, ये स्पूलिंग में होता है। अब हम देखेंगे कि बैकडोर अटैक क्या होता है ना, कि व्हाट इज द बैकडोर अटैक। तो बैकडोर का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि पीछे के दरवाजे से अटैक, या फिर कह सकते हैं ट्रैप डोर अटैक। ठीक है, बैकडोर भी हो सकता है या फिर ट्रैप डोर भी हो सकता है। ये कब होता है, ये इंसान को पता होता है कि ये जो सिक्योरिटी की गई इसमें कमजोरी कहाँ पर है ना। कहने मतलब ये होता है कि कोई गार्ड बैठा हुआ है गेट पे, तो गेट पे उसको बचाते रहने दो, बगल से या आसपास से हम कहाँ से उस बिल्डिंग में घुस सकते हैं और वहाँ पर चोरी कर सकते हैं, है ना। तो इसको क्या बोल देते हैं, ट्रैप डोर या बैकडोर अटैक। इसमें क्या होता है कि ये सुरक्षा कमजोरी होती है जो जानबूझकर किसी सिस्टम, सॉफ्टवेयर या फिर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम में छिपाई जाती है। ठीक है, ऐसा बना दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सामान्य जो सुरक्षा नियंत्रण होते हैं उनको बाईपास करके अनधिकृत जो पहुंच है वो प्राप्त किया जा सके, और इसको बैकडोर या फिर ट्रैपडोर के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है जैसे कि क्या करते हैं, जैसे कोई मिल गया, उसने क्या सिस्टम बनाया या फिर सॉफ्टवेयर या फिर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम बनाया, उसमें ये कमी जो होती है वो छिपा दी जाती है सॉफ्टवेयर में। आपने सिस्टम समझ लिया, सॉफ्टवेयर समझ लिया। क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम हमने बता दिया। क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम होता है जहां पर क्या होता है, जैसे कि आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, तो वहां पर क्या होता है, ब्लॉकचेन पे ये काम करती है, तो वहां पर जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो ब्लॉक्स में सेव रहती हैं। तो उसी तरीके से कुछ प्रोग्रामिंग की जाए एल्गोरिदम में, तो वहां पर कुछ लूप होल्स छोड़ दिए जाएं, और जिनका उपयोग कैसे किया जाए कि गेट पर वहां पर कौन बैठा हुआ है, गार्ड बैठा हुआ, तो गार्ड का कोई फर्क ना पड़े, पीछे के रास्ते से घुस जाएं और वहां पर चोरी कर लें, कुछ इस तरीके से इनका उद्देश्य होता है। तो इसको हम क्या जानते हैं, बैकडोर या फिर ट्रैपडोर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि अभी बहुत सारे, जैसे आपका गार्ड कौन हो सकता है, आपका गार्ड हो सकता है कि फायरवॉल हो, ठीक है, यहाँ पर डीएनएस सर्वर भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं आपके। और आप ये यहाँ पर आपका ये सुरक्षित, जब ये आपका सिस्टम है, यानी कि आपका ये घर है जहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, कुछ भी आपका डेटा रखा हुआ है, लेकिन जब ट्रैपडोर का पता चल जाता है कहाँ पर है, तो जो आपका जो अटैकर्स होता है वो आपका बैकडोर से क्या कर देता है, सिस्टम पे अपना मैलवेयर या फिर कोई जो वायरस होता है वो भेज देता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका जो ये सर्वर होता है, यानी कि सी यानी कि कमांड एंड कंट्रोल सर्वर होता है, तो इसको ये कंट्रोल कर लेता है, कौन कर लेता है, आपका जो अटैकर्स होता है। तो फिर उसके बाद में क्या कर लेता है, इसको कंप्रोमाइज़ कर देता है, फिर अपने हिसाब से इसका यूज़ करने लगता है। तो इसी को बैकडोर या ट्रैपडोर अटैक बोलते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है ना C&C, तो ये हो जाता है कमांड एंड कंट्रोल सर्वर। ठीक है, और ये क्या कंप्यूटर होता है ऐसा जो कंट्रोल होता है अटैकर्स के द्वारा या फिर जो साइबर क्रिमिनल तो होते हैं उनके द्वारा, और फिर इसका यूज़ किया जाता है कि कमांड को सेंड करने के लिए सिस्टम को। ठीक है, कैसे, मालवेयर के द्वारा। तो अगर कहीं पर ये वाला आ जाए ऑप्शन में, ये जब लिस्टिंग में पूछा जाएगा ना, तब हो सकता है आपसे डाला जाए। ठीक है, जो वहाँ पर मिलान करने के लिए होता है। अधिकतर जब क्वेश्चन टफ बनाया जाता है तो मिलान करने के लिए होता है। आपका लिस्ट फर्स्ट हो गया, ये आपकी लिस्ट सेकंड हो गया, अब इसको मैच करो, कुछ इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं उनमें।
फिर यहाँ पर आता है क्रैकर। तो कुछ क्रैकर होते हैं ना दिवाली में यूज़ किए जाते हैं, तो वो तो नहीं है यहाँ पर। ये क्रैकर होते हैं जो क्रैक कर देते हैं सिस्टम को, ठीक है। अगर आपने इतना ध्यान रख लिया तो आपका काम हो गया। अब ये क्रैकर कैसे क्रैक कर देते हैं सिस्टम को, ये क्या कर देते हैं, जो सोर्स कोड होता है उसको चुरा लेते हैं, या फिर उसके बारे में इनको जानकारी होती है और उसी को ये जाकर के तोड़ते हैं या ब्रेक करते हैं उसके प्रोग्रामिंग को, है ना। तो क्रैकर क्या है, एक व्यक्ति है जो कंप्यूटर प्रणाली में अनअधिकृत रूप से प्रवेश करता है, यानी कि अनऑथराइज्ड। यानी कि मान लेते हैं कि आपको जाकर के कोई नया सिम लेना है, कनेक्शन लेना है, और आपको आधार कार्ड लगा करके दिया जा रहा है, यानी कि ऑथराइज्ड होकर के दिया जा रहा है। आप बिना आधार कार्ड के सिम ले लें, ठीक है, वो क्या हो जाता है, अनधिकृत हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से क्या कर जाता है, बिना अपने आइडेंटिटी के ये प्रवेश कर जाता है। और सामान्यतः क्या होता है, ये अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए डेटा को चोरी कर सकता है या फिर कोई हानिकारक उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। और यह सब विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता है जो सुरक्षा उपायों को तोड़ते हैं, यानी कि क्रैक करते हैं, जैसा कि मैंने बोला। अब क्रैक क्या करते हैं, कोई पासवर्ड क्रैक कर देना, सॉफ्टवेयर जो लाइसेंस होता है उसको बाईपास कर देना। जैसे कि कुछ लोग पायरेटेड वर्जन यूज़ करते हैं ना, कि विंडो का हो गया, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हो गया, उसका यहाँ पर और तरीके से कुछ सिस्टम में सेंध भी लगा देते हैं। तो ये सारे काम कौन करता है, ये करते हैं क्रैकर। फिर आपका आता है हैकर। आपने क्रैकर देख लिया, अब देखते हैं हैकर। तो हैकर के बारे में आप सब जानते हैं ना, जो चीज़ों को हैक कर ले, यानी कि हैकर क्या है, अ पर्सन हु ब्रेक इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाए, है ना, अपने हिसाब से। और फिर क्या करेगा, द रीज़न फॉर हैकिंग कैन बी, जब हैकिंग का जो रीज़न होता है वो बहुत सारे हो सकते हैं, कैन बी मैनी हो सकते हैं। कैसे हो सकता है, अपना मालवेयर इंस्टॉल करके चला जाए, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन चोरी कर ले, या फिर आपका डेटा डिलीट कर दे, या फिर उसमें कुछ बदलाव कर दे। तो ये सारे काम कौन करता है, ये हैकर करता है। और हैकर्स को क्या करते हैं, अलग अलग श्रेणियों में भी विभाजित करते हैं, और इनसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इतना सिंपल थोड़ी ना पूछ लेगा कि हैकर के बारे में बताओ। अब हैकर्स क्या होते हैं, एक होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, है ना। बाकी जो है क्वेश्चंस के माध्यम से और नोट्स में कवर करा देंगे। है क्या कि व्हाइट हैकर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो व्हाइट हैकर्स का मतलब यहाँ पॉजिटिविटी से होता है। ये क्या करते हैं कि जो सुरक्षा परीक्षण होता है और या फिर उनकी कमजोरियों की पहचान करते हैं, कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर होता है उसकी ये पहचान करते हैं। और ये कब करते हैं, जब कोई संस्था होती है वो अनुमति देती है कि जा करके इसको हैक करो, यानी कि कोई कमी हो तो हमें पता चल जाए, है ना, इसको सुधारा जा सके और इसकी सुरक्षा की जा सके, है ना। तो इससे क्या होगा, संगठनों द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है, किसके लिए, विशेष सुरक्षा के लिए। जैसे कि बहुत सारे जो काम चलते हैं, हो सकता है अपने देश के जो मतलब सरकार चलती है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ठीक है, डिजिटल इंडिया हो गया है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो इनको क्या है, हो सकता है कि इन्होंने, और जाहिर सी बात रखा भी होगा कि इन्होंने व्हाइट हैकर्स रखे होंगे, ठीक है, व्हाइट हैट हैकर्स रखे होंगे। ये क्या कर रहे होंगे, उसको बार बार हैक कर रहे होंगे, वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे, बस हैक कर ले रहे होंगे। अच्छा, तो उनको ये पता चल जाता, अच्छा ये यहाँ से हैक हो सकता था, तो वो क्या कर देते हैं, तुरंत उसको सही कर देते हैं उस लूप होल को। तो ये व्हाइट हैकर्स हो जाते हैं। फिर एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। अब ये क्या करते हैं, ये अपने लाभ के लिए इसका हैकिंग करते हैं, यानी कि सिस्टम में सेंध लगाते हैं, और जो कानूनी और नैतिक सीमाएं होती हैं उनका ये क्या कर देते हैं, उल्लंघन कर देते हैं। यानी कि जो आपका जो इथिकल जो लिमिटेशन होती हैं या फिर जो आपकी लीगल जो होती है उन सबको क्या करते हैं, वायलेट करते हैं ये। और साइबर अपराधी जो डेटा चोरी करते हैं या फिर रैंसमवेयर हमले करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये सब किस में आते हैं, ये आपके आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स में। तो आपने देख लिया यहाँ पर व्हाइट के बारे में, और फिर आपने देख लिया यहाँ पर ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में। फिर एक आता है ग्रे। ये क्या करता है, ये दोनों काम करता है। कैसे, इसमें अंतर, इन दोनों में से इसका अंतर ये होता है कि ये क्या करेगा, थोड़ा इथिकल वे में जा करके करता है, यानी कि ये सुरक्षा कमजोरियों की पहचान करता है बिना किसी दुर्भावना के। यानी कि कोई सिस्टम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सरकार है या कोई कंपनी, ये क्या करेंगे, जा करके ये वो उस सिस्टम को हैक कर लेंगे। लेकिन हैक करना इनका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम डेटा की इनकी चोरी कर लेंगे या फिर इनके सिस्टम को खराब कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, कभी कभी बिना अनुमति के सिस्टम की ये जांच कर लेते हैं, बताते नहीं हैं और कर देते हैं, तो इसलिए इनको ग्रे की कैटेगरी में रखा जाता है। ये व्यक्ति क्या करते हैं कि जो सिक्योरिटी जो होती है वहाँ की किसी सिस्टम की, उसकी कमजोरी का पता लगाते हैं और फिर उसके बाद में रिपोर्ट कर देते हैं उस कंपनी को या संगठन को। लेकिन कैसे करते हैं, ये पहले से परमिशन नहीं लेते हैं, इसलिए इनको ग्रे की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं, ग्रे हैट हैकर्स हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करते हैं।
फिर आपके एग्जाम में कुछ 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो 2 टर्म्स जो हैं आपको इन क्वेश्चंस के हिसाब से हम बता देंगे। 2 क्वेश्चन कौन से थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए कनिष्ठ विश्लेषक जो औषधि का पेपर हुआ मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम का 2 फरवरी 2025 को। क्वेश्चन पूछा गया था आपका साइबर एथिक्स से पूछा गया और एक पूछा गया था कॉपी स्कैप से पूछा गया। तो इनको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित क्या उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? तो ये साइबर हो जाता है। और इथिक्स यानी कि नैतिकता का ध्यान रखते हुए जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, है ना, उसके लिए हो जाता है। ये क्या कर देते हैं? रिफर्स करते हैं किसको? एक्सप्लोरिंग एप्रोप्रिएट इथिकल बिहेवियर रिलेटेड किससे संबंधित होता है? टू द ऑनलाइन एनवायरनमेंट एंड डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। यानी कि जो ऑनलाइन एनवायरनमेंट होता है और डिजिटल मीडिया जो प्लेटफॉर्म होते हैं इनको इथिकल वे में, जैसे कि गवर्नमेंट चाहती है, जैसे कि समाज चाहता है, जैसे कि कानून चाहता है, उस हिसाब से जो किया जाता है उसको साइबर एथिक्स बोल देते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन इसी एग्जाम में पूछा गया था, क्या था कि निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य है? तात्पर्य किसी के विचार या आविष्कार को चुराना और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना नहीं है। वो क्या करेगा? जैसे कि मान लेते हैं ऑनलाइन किसी ने अपना आर्टिकल डाला या कोई क्वेश्चन डाला या किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन, कुछ भी उसने अपना सारी चीज़ें डाली, वो क्या कर देता है? तो उसके विचार को, आइडिया को या फिर उसके आविष्कार को कोई चुरा लेता है। लेकिन करता क्या है कि उसका उपयोग वो अपने लिए नहीं करता, मतलब अपने लाभ के लिए नहीं करता। तो इसको आपके आयोग के द्वारा बताया गया कि ये क्या है? ये है कॉपी स्कैप है। लेकिन अगर ब्रॉड में जाकर के इसके डेफिनेशन या सारी चीज़ इसको देखी जाए तो इसका मतलब कुछ और भी बताया गया है। वो क्या होता है कि कॉपी स्कैप एक टूल होता है जो जाकर के तुरंत आपको ऑनलाइन, मतलब ये ऑनलाइन की दुनिया में ये बताता है कि जो कोई भी कंटेंट आप यूज़ कर रहे हो तो वो कहीं से चोरी किया गया है, कहीं से कॉपी किया गया है, या फिर क्या है कि उसका ओरिजिनल या फिर मेन सोर्स या खुद ही उसका वो राइटर है ना, उसने खुद ही उस चीज़ को या कविता को या आर्टिकल्स को लिखा हुआ है। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया कि आपके एग्जाम में ये पूछा गया और इसका मतलब दूसरा ये होता है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर आपसे ये पूछा गया कि इवेज ड्रॉपिंग अटैक। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इवेज ड्रॉपिंग पहले क्या होती है। तो इवेज ड्रॉपिंग क्या होता है कि इवेज मतलब अपना ईयर जो होता है ना, कान होता है, वो कहीं छोड़ देना, चले जाना। जैसे कि कहीं कुछ काम चल रहा है, अपना कान वहीं पर छोड़ दिया, बाकी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ड्रॉप कर देना अपने कान को। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ देखिएगा इस वाले पोर्शन में इन्होंने अपना कान यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, यानी कि छुप करके यहाँ पर किसी की बात सुन रही हैं, ठीक है। तो जो ये वाली जो प्रक्रिया होती है इसको इवेज ड्रॉपिंग बोलते हैं। फिर ये जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी यहाँ से, हो सकता है ये अपने लिए यूज़ करें या फिर हो सकता है कि ये मोहल्ले की चाची को या फिर ताई को दे दें, ठीक है। वो फिर उसके बाद में इन पर क्या करें, ये अटैक करें, है ना, कि कौन से गुल खिला रहे हो तुम। तो कुछ इस तरीके से यही काम यहाँ पर ये होता है इवेज ड्रॉपिंग अटैक में। यहाँ पर क्या होगा कि इवेज ड्रॉपिंग अटैक या फिर जिसे क्या कह सकते हैं, स्निफिंग या स्पूलिंग अटैक भी कह सकते हैं। देखो स्पूफिंग और स्निफिंग दोनों हमने बताया था, स्नूपिंग, ठीक है, स्नूपिंग है और सॉरी यहाँ पर स्नूपिंग है और स्निफिंग है, ठीक है। इन अटैक्स के नाम से भी इसको जाना जा सकता है, आप एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। अब ये क्या है, ये भी क्या है, एक साइबर सिक्योरिटी का एक थ्रेट है जिसमें हमलावर बिना अनुमति के नेटवर्क पर जो डेटा आपका चल रहा होता है, ठीक, ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो उसको क्या कर देता है, इंटरसेप्ट कर देता है। और इनका पर्पस क्या होता है कि आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको चोरी कर लेना। क्या क्या होता है, जैसे कि आपका पासवर्ड चोरी कर लेना, या फिर क्रेडिट कार्ड की जो जानकारी है वो चोरी कर लेना, या फिर आपका कोई जो पर्सनल मैसेज या फिर क्या बोलते हैं कोई संदेश है उसको चोरी कर लेना। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई 2 लोग हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, अपना कान दे करके सुन रहा है ना। तो क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं इवेज ड्रॉपिंग टाइप का अटैक। एक और तरीके से देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप कंप्यूटर यूज़र हैं, आपने क्या किया, आप जब भी कोई चीज़ ऑनलाइन करते हैं तो आप क्या करते हैं, सर्वर को अपने कंप्यूटर, अपने सिस्टम और कनेक्शन के द्वारा क्या करते हैं,
रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको ये चीज़ चाहिए। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद में तो आपका ओरिजिनल कम्युनिकेशन क्या है, आपका ओरिजिनल कम्युनिकेशन ये वाला है। लेकिन जो यहाँ पर ईवसड्रॉपर अटैक कर बैठा हुआ है वो बीच में आपको मॉनिटर करने लगता है। वो क्या कर देगा, एक नया कनेक्शन बनाएगा, ठीक है, और फिर आप जो यहाँ से जुड़े हुए थे आपको यहाँ से खुद से जोड़ देगा। अब फिर आपको क्या करेगा, अपने हिसाब से उसको मॉनिटर करेगा, यानी कि या फिर हो सकता है क्या करेगा, आपने जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो सारी जानकारी इसके पास में है, ठीक है, ये जानकारी यहाँ पे देखो बिट्स बाइट्स में होती है ना, तो 0101 के फॉर्म में यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, बस यही है। तो ये डेटा की जानकारी है, इकट्ठा करने लगता है, फिर उसके बाद में अपने तरीके से यूज़ करेगा। आपका पासवर्ड था, क्रेडिट कार्ड था, या फिर कोई पर्सनल मैसेज था, इस तरीके से। तो इसको बोल देते हैं ईवसड्रॉपिंग अटैक। अब देखो हमने सारे टर्म्स क्या हुए मैंने अलग अलग पढ़ाए। अब क्वेश्चन में देखो एक ही में पूछ लिया गया। कैसे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन पूछा गया आपका, ये है ना। क्वेश्चन क्या था कि हु इज नोन बाय द नेम ऑफ क्रैकर्स, ठीक है, ऐसा कौन है जो क्रैकर्स के नाम में से जाना जाता है, कहाँ पर, ये भी इन्होंने मेंशन किया, दिवाली वाला क्रैकर्स नहीं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, यानी कि कंप्यूटर की सुरक्षा की जो सिक्योरिटी होती है उसके टर्म्स में। तो क्रैकर मैंने क्या बताया था, वो कुछ क्रैक करता है, और जो कुछ क्रैक करेगा वो क्या होगा, वो हैकर होगा। अब कुछ क्रैक करेगा तो हैकर किस टाइप का होगा, वो गलत तरीके से यूज करने के उसको हैक किया तो वो हो जाएगा आपका ब्लैक हैट हैकर्स। यानी कि हमने जो आपको पढ़ाया है, जैसा कि मैंने क्रैकर बोला, ब्लैक हैट हैकर बोला, वाइट बोला, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सारी चीजें जो हैं आपसे, ऐसा नहीं कि ये अलग से बनेगा एक अलग से बनेगा। देखो क्रैकर को ब्लैक हैट हैकर से जोड़ दिया है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर है। इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग आयोग के, आपके UPSSC के आयोग के भी क्वेश्चंस को हम साथ में लेकर चल रहे हैं कि आपकी ब्रॉड थिंकिंग जो है वो डेवलप हो सके। इसी तरीके से जो फोर्थ पार्ट है थोड़ा आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, वो क्या है, स्क्रिप्ट कैडल, इसको देख लेते हैं, या फिर स्क्रिप्ट किडी हो सकता है। जो ये स्क्रिप्ट है इसको ध्यान रखना, यानी कि स्क्रिप्ट का मतलब होता है कुछ प्रोग्राम राइट करना है, कुछ होना है, उसमें कुछ एडिटिंग करना है, कुछ इस तरीके से। किडी का मतलब हो सकता है कि कोई बच्चा जो होता है, किड, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर किडी लिखा हुआ है, हो सकता है आपको एग्जाम में इसकी स्पेलिंग बदल दे या फिर इसका प्रोनाउंस बदल दे, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत सारे नामों से भी जाना जा सकता है, लिखा भी जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसी जो परिभाषा है या डिफिनेशन है इसी को कंसिडर करना है। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो साइबर हमलों को अंजाम देने के लिए, यानी कि किसी पर साइबर अटैक करने के लिए दूसरों के द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट या टूल्स का प्रयोग करता है, बजाय इसके कि वह स्वयं कोड लिखे और सुरक्षा प्रणालियों की गहरी समझ रखे। यह शब्द आमतौर पर उन शौकिया या अनुभवहीन हैकर्स के लिए किया जाता है जिनके पास तकनीकी कौशल की कमी। जैसे कि मान लेते हैं ये छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अब ये क्या है, ये किसी साइबर हमले को ये अंजाम देना चाह रहा है, किसी पे थोड़ा सा छोटा मोटा अटैक करना चाह रहा है, लेकिन ये क्या है, इसके पास में कोई खास स्किल नहीं, बस थोड़ा जानता है कि कुछ ऐसा ही होता है, ना ही इनके पास में कोई अनुभव है, बस ये क्या है, इनको शौक है। तो अब ये क्या करेंगे, ये दूसरे की जो स्क्रिप्ट या प्रोग्राम लिखे होंगे, ठीक है, उनका ये प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी कि जो स्क्रिप्ट है उसको यूज करेगा, कौन यूज करेगा, किड यूज करेगा। तो स्क्रिप्ट किड जो हो जाता है तो यही हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये साइबर अटैक्स को करने के लिए किया जाता है किसी शौकिया आदमी के द्वारा, जिसको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, उसके कोड किसी और ने लिखे हैं, है ना, फिर उसके बाद में ना ही इनको कोई समझ है। तो इस तरीके का याद रखना है। ये क्या, ये कोई स्क्रिप्ट हो सकती है, यानी कि प्रोग्राम हो सकता है, या फिर कोई टूल्स जो बनाए जाते हैं, औजार बनाए जाते हैं किसी पर हमले करने के लिए, उसको यूज कर लेना, कुछ इस तरीके से। अब एक होता है आपका ELK क्लोनर। ELK क्लोनर क्या होता है, तो ELK क्लोनर इज वन ऑफ द फर्स्ट नोन माइक्रो कंप्यूटर वायरस दैट्स स्प्रेड इन वाइल्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक क्या है, वायरस है, ठीक है। कैसा वायरस है, ये माइक्रो कंप्यूटर वायरस है, जो हम लोग यूज करते हैं, जो छोटे टाइप्स के होते हैं, है ना, वो माइक्रो कंप्यूटर वायरस होते हैं। तो ये दुनिया का पहला जो जिसे जाना गया नोन, ठीक है, हो सकता है इससे पहले बहुत रहे हो नहीं पता, लेकिन जो नोन कंप्यूटर वायरस है उसमें पहला कंप्यूटर वायरस ऐसा है जिसने माइक्रो कंप्यूटर जो थे उनको इन्फेक्ट किया, उनको परेशान किया। और कैसे किया, इन द वाइल्ड, जंगल में नहीं, इन द वाइल्ड लिखा इसका मतलब ये नहीं कि जंगल में, इसका मतलब ये हो जाता है कि जहां पर वो वायरस बनाया गया, ठीक है, उसके बाहर बनाया कहाँ जाएगा, कहीं प्रोग्रामर होगा, उसका ऑफिस होगा, लेबोरेटरी होगी, वहां बनाया जाएगा।
तो उस सिस्टम जिस किसी सिस्टम में बनाया जाएगा, तो ऐसा नहीं था कि जिस सिस्टम को में बनाया गया उसी को इसने इन्फेक्ट किया, इसने इन्फेक्ट किया बाहर की दुनिया के कंप्यूटरों को, जहाँ पर लिखा गया था या बनाया गया था उसके बाहर, इसलिए इसको संज्ञा दे दी गई इन द वर्ल्ड। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट वाज द एप्पल वायरस, ठीक है, एप्पल वायरस क्या था, कब, 1982 में, तब भी आपको याद रखना है ये हो जाएगा आपका ELK क्लोनर। अब ये बनाया किसके द्वारा गया था, तो ये बनाया गया था 1982 में, आपका 15 वर्षीय एक छात्र था जिसका नाम था रिच स्क्रैंटा, इनके द्वारा एक मजाक के रूप में इसको बना दिया गया था। लेकिन बाद में जो कंप्यूटर जो सिक्योरिटी है उसकी जो हिस्ट्री में क्या हुआ, एक माइलस्टोन ये साबित हुआ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आप ये समझ गए। अब किसके लिए था, तो एप्पल सेकंड जो था उसके लिए था, आप चीज़ें समझ गए। तो कैसा था, ये बूट सेक्टर वायरस था एप्पल सेकंड के लिए। किसने बनाया था, कब बना था, आपने देख लिया, ठीक है, और किसके साथ बना था आपने देख लिया। और ये कैसे फैला था, तो इन्फेक्टेड जो फ्लॉपी डिस्क थी उसके द्वारा ये फैला था या फिर फैलाया गया था। एक और वायरस होता है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे, वो क्या है, वो है आपका आई लव यू वायरस। कुछ इस तरीके से एक में ही इसको लिखते हैं और बाद में इसको साथ में वायरस लिख देते हैं। ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये क्रिएट किया गया था ओनेल डी गोसमैन के द्वारा। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि इसको क्या बोल सकते हैं, लव बग के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, ये टाइप का एक कंप्यूटर वर्म है। ये क्या करता है, बहुत तेजी से ये फैलता है, ठीक है। और ये कब फैला था सबसे बड़े लेवल पर, तो ये 4 मई 2000 को ये फैला था। ये मतलब इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसने क्या किया था, बहुत सारे सिस्टम्स को इसने इन्फेक्ट किया था, एक इतिहास बनाया था। इसमें क्या होता है कि आपको जो संदेश या मैसेज या कुछ भी आपके सिस्टम में जो शो करेगा, वो एक प्रेम पत्र या फिर मतलब बहुत अच्छी चीज़ के बारे में लव लेटर टाइप का आपके सिस्टम में शो करेगा। जैसे कि आप उसको ओपन करोगे ना, फिर आपको पता चलेगा ये वायरस है। फिर ये क्या करेगा, अपनी जो एप्लीकेशन अपना शुरू कर देगा, अपनी प्रतिलिपियां बनाना शुरू कर देगा, फिर पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा, फिर उसको फुल कर देगा। यानी कि सारा सिस्टम खत्म, बस वो अपना काम कर रहा है ना। फिर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं साइबर सिक्योरिटी से, वो आता है आपका स्कैमिंग या फिर स्कैमर से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज अ स्कैमिंग, किसमें, ये साइबर सिक्योरिटी में। स्कैमिंग में अभी फाइनेंस में चले जाओगे इसका कुछ और होता है, प्राइस स्कैमिंग चले जाओगे कुछ और मतलब होता है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में इसका मतलब कुछ और होता है। तो इंटरनेट पे सर्च मार करके आप ये मत सोचना कि था तो कुछ और, आपने पढ़ा कुछ और दिया। तो साथ में हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में इसका मतलब क्या होगा। ये क्या होता है, ये होता है आपका फास्ट एंड इंटरेक्टिव वे होता है, तो टू क्विकली ऑब्टेन पेमेंट कार्ड डेटा एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ATM एंड चेकआउट स्कैनर। जैसे कि मान लेते हैं आप कहीं पर जाकर के कहीं भी देख लीजिएगा कि जहाँ पर आप पेमेंट करते हैं या फिर कह सकते हैं कि आप ATM से पैसा निकालते हैं, तो जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं ना, जहाँ पर भी, वहाँ ये पॉसिबल है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी कर ले। तो आपकी जो यहाँ पर एक मैग्नेटिक टैप होती है, पट्टी होती है, पहले इससे डेटा चोरी किया जाता था। फिर उसके बाद में क्या कहे, बैंक्स ने या फिर जो आपके जो कार्ड जो मैनेज करती हैं कंपनियां, उन्होंने क्या कर दिया, उसके साथ में यहाँ पर एक चिप देना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके साथ में आप क्या कर दिया कि आप उसके साथ में जोड़ दिया है कि वाईफाई के कॉन्सेप्ट की कार्ड को सिर्फ यहाँ पर टच करना है और आपका पेमेंट क्या हो जाएगा। क्यों, इन सारे चीज़ों से बचने के लिए, यानी कि कार्ड को सिक्योरिटी देने के लिए। अब इनका देखो, इनके साथ में क्या हो गई, स्कैमिंग हो गई। तो अब क्या है, कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो कार्ड में। तो स्कैमिंग क्या है, एक तरीका है, ठीक है। ये क्या है, फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड का एक तरीका है। वह क्रिमिनल यूज्ड या फिर कवर्ड डिवाइस टू इलीगली कैप्चर कार्ड इन्फॉर्मेशन। वो कौन सी हो सकती है, वो क्रेडिट कार्ड की हो सकती है, डेबिट कार्ड की हो सकती है, कुछ इस तरीके से। और डेटा को चोरी कर लेते हैं, फिर एक दूसरा कार्ड तैयार कर लेते हैं, उसका क्लोन तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और फिर अनऑथराइज मतलब अनधिकृत एक ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, आपका पैसा सारा निकाल लेते हैं। तो इससे पहले क्या होता था, आज की डेट में तो कम होता है, लेकिन सबसे पहले बहुत ज़्यादा फ्रॉड चला था कि आप जो कार्ड लगाते हो वहाँ पर ये क्या करते थे, कुछ इस तरीके से अपना अलग से लगा देते थे। और ये फिर ये क्या करता था, आपके कार्ड की जो डिटेल है वो रीड कर लेता था, है ना। सारे डिटेल रीड कर लिया और सारी इन्फॉर्मेशन को मिल गया, लेकर चले गया, उसका क्लोन तैयार कर लिया। आपने पैसा निकाला थोड़ा, बाकी आपके अकाउंट में जो भी है बाद में पीछे से गए, इन्होंने निकाल के काम करके चले गए। तो ये होता था आपका स्कैमिंग साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। फिर एक आता है स्पाईवेयर। तो स्पाई का मतलब जानते हैं क्या होता है, कि जासूस होता है ना, कोई जासूसी करे। अब यहाँ पर कंप्यूटर की दुनिया में जो जासूसी करे उसको स्पाईवेयर की संज्ञा दे दी गई। ये क्या होता है कि एक मैलिशियस या फिर मालवेयर होता है, ठीक है।
और ये क्या होता है कि उपयोगकर्ता की जानकारी बिना उसकी अनुमति के उसके डिवाइस में क्या होते हैं कि स्थापित हो जाती है, और फिर क्या करेगा वो, जो यूज़र्स होगा उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो चोरी होती रहेगी। कौन कौन सी, जैसे कि ब्राउजिंग हिस्ट्री होगी, पासवर्ड हो गया, जो बैंक की जो डिटेल्स हो जाती हैं, और की स्ट्रोक हो जाते हैं जिसको हमने पढ़ा था की लॉगर में वहाँ पर। और ये क्या कर लेता है कि सारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी वो धीरे धीरे क्या कर लेगा, एकत्रित कर लेगा। लेकिन स्पाईवेयर में खास बात ये होती है कि वो जो जानकारी होती है वो किसी थर्ड पार्टी के लिए वो कलेक्ट करता है। जैसे कि कुछ किसी कंट्री का जासूस होता है, वो क्या करता है, मान लेते हैं किसी दूसरी कंट्री में गया, ठीक है, ये जासूस है दूसरा, वो किसी दूसरी कंट्री में गया, लेकिन डेटा किसके लिए इकट्ठा कर रहा है, थर्ड पार्टी के लिए, यानी कि वो अपने देश के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो, क्योंकि इनमें अगर कोई सब कुछ तो कॉमन लग रहा है, अगर कुछ अलग कर रहा है तो ये पॉइंट अलग कर रहा है। अब यहाँ पर जो स्पाईवेयर के जो टाइप्स हैं तो आपने पढ़ा, जैसे कि एडवेयर ऐड करके ट्रोजन्स हो सकते हैं, ब्राउजर हाईजैकिंग हो सकती है, रूट किट, वेब बीकन्स हो सकते हैं, है ना, की लॉगर्स, जैसे मैंने बोला था कि जितनी बार की प्रेस करोगे, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जो भी होगा आपके डेटा कलेक्ट होता रहेगा। तो स्पाईवेयर आप समझ गए होंगे, है ना, कि जासूसी करना और किसी दूसरे को बताते रहना। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है उसको हम उल्टा चलते हैं। उल्टा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन उसको हमने अभी पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन को समझते हैं क्या पूछा गया आपसे। ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एक एग्जाम में पूछा गया राजस्थान में। ये है क्या, यहाँ पर एक स्पेस छोटा कि यहाँ पर क्या होगा, और ये क्या है, ये क्या है कि इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, और ये क्या करता है, दैट अल्टर द रेगुलर फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो नॉर्मल सी या कॉमन सी जो फंक्शनैलिटी होती है उसको अल्टर कर देता है, यानी कि इसको बदल देता है, अपने हिसाब से करने लगता है। और क्या करता है, टेक्स फुल कंट्रोल ऑन टारगेटेड सिस्टम, और जो सिस्टम को टारगेट करता है उस पर फुल कंट्रोल अपना कर लेता है। और क्या करता है, एंड एक्ट्स एज सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर ऑन द विक्टिम्स सिस्टम। किसी जो सिस्टम ये होता है उसको विक्टिम सिस्टम विक्टिम्स का सिस्टम बोल देते हैं। उस सिस्टम को क्या करता है, ऐसे मॉनिटर करने लगता है जैसे कि खुद ही उसका सिस्टम हो, कुछ इस तरीके से। तो ये कहाँ हो सकता है, ये वायरस में तो होता है नहीं, स्पाईवेयर में नहीं होता है, हमने देखा ट्रोजन हॉर्स आपने पढ़ लिया था। एक चौथा ही बचता है, रूट किट। तो ये सारा काम कहाँ से होता है, ये रूट किट से होता है। मैंने इसको 3 जगह तोड़ा, एक तो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर तोड़ा, एक जगह पर, एक 2 जगह पर, और ये 3 जगह पर, ठीक है। तो 1, 2 और 3, ठीक है। इन पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से तोड़ करके 3 फैक्ट निकल रहे हैं एक क्वेश्चन में, एक ही बात को समझने के लिए। और ये है क्या, तो आपने देखा कि ये है रूट किट, है ना। और ये आपके यहाँ पर स्पाईवेयर के जो टाइप्स थे अगर वहाँ नहीं विजिबल थे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब देखते हैं रूट किट क्या है, ठीक है। अब ये याद रहेगा आपको, रूट किट क्या है। तो रूट का मतलब 2 शब्द यहाँ पर हैं, ठीक है, इनको बीच में तोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये रूट हो गया और ये आपका किट हो गया। तो किट मतलब हो जाता है कि कोई आपका छोटा सा बैग या थैला जिसमें किसी काम की चीज़ जो होती है ना, किसी आपके पर्सनल यूज़ की हो सकती है, ठीक है, आपकी मेकअप किट हो सकती है, ठीक है, आपकी जो बाइक में या फिर आपकी जो गाड़ी में एक टूल किट होती है ना, वहाँ पर कोई मतलब कैसे तो किसी स्पेसिफिक यूज़ का सामान वहाँ पर पूरा रखा होना कि उसको उठा करके हम ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकें, तो उसको किट की संज्ञा दे दी जाती है। फिर यहाँ पर रूट का मतलब हो जाता है यहाँ पर जड़ हो जाती है, यानी कि कोई ऐसी किट जो कहीं कोई मूल या जड़ है वहाँ पर हमें काम करना है होगा ना, उसको ख़त्म करना होता है, हो सकता है, उसको बनाना हो सकता है, उसको सुधारना हो सकता है किसी जड़ में जा करके, ठीक है, यहाँ वहाँ से कुछ हमें निकालना हो सकता है। तो जब वहाँ कोई चीज़ काम आती है तो उसको बोल देते हैं रूट किट। अब ये कहाँ पर होता है, तो ये चीज़ आप समझ गए, ये होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे क्या करता है कि सिस्टम के मूल यानी कि जो कर्नेल होता है वहाँ पर, कर्नेल नहीं ये कर्नेल होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से वहाँ पर ये अपनी क्या जो कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर ये घुसपैठ करेगा और ये क्या करेगा, जो अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हाइड करके रखेगा। और फिर ये जो एंटीवायरस जो होते हैं, जो नॉर्मल एंटीवायरस होते हैं, उनके द्वारा से इसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। फिर ये अपने जो कामों को अंजाम देते हैं, इनको क्या बोला जाता है, रूट किट, क्योंकि ये कहाँ जाते हैं, रूट में जाते हैं। माने क्या बोलते हैं, या तो कर्नेल में जाएंगे या फिर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे सिस्टम के वहाँ पर अपनी घुसपैठ करेंगे।
और फिर उसके बाद हम ये क्या कर देते हैं, ये क्या करते हैं कि ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं दैट्स मॉडिफाई द ऑर्डिनरी ऑपरेशंस, जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं उनको ये बदल देते हैं। कहाँ पर? ऑपरेटिंग सिस्टम के, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन कंप्यूटर इंडिविजुअल, ठीक है, किसी के कंप्यूटर के जो पार्ट्स होता है उनमें जा करके और अल्टर कर देते हैं चीज़ों को। और फिर वहाँ पर क्या होगा कि अलाउ द हैकर्स टू गेट कंप्लीट कंट्रोल ऑन द ऑफ द मशीन, यानी कि उस मशीन पे फिर क्या हो जाएगा, जो कंट्रोलर हैकर होगा उस पर उसका आधिपत्य हो जाएगा, फिर वो अपने हिसाब से चीज़ों को उसका यूज़ करेगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट मतलब अधिकतर रूट किट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनको एंटीवायरस जो है, नॉर्मल एंटीवायरस उनको डिटेक्ट ना कर पाए, ठीक है। इनका मूल उद्देश्य यही होता है। तो ये अटैकर यहाँ पर बैठा है और अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं एंटर करके जाता है, ठीक है, और फिर उसको आपकी जो डिवाइस होती है वो खुद मॉनिटर करने लगता है। तो ये रूट किट आप समझ गए। फिर एक होता है बॉट्स। तो मशीन लर्निंग में हमने बताया था बॉट के बारे में, फिर हमने बताया था चैटबॉट के बारे में। तो मैंने बोला था कि चैटबॉट क्या होते हैं, चैटबॉट के बहुत सारे मैंने एग्जांपल दिए थे, कब किस कंपनी ने कौन सा चैटबॉट रिलीज़ किया, हमने ये भी बताया था आपको बैच में, ठीक है। तो वो क्या थे, मशीन लर्निंग में बॉट थे। बॉट क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि बॉट होंगे रोबोट, आप समझ लीजिएगा। तो रोबोट क्या होगा, रोबोट खुद चलता है, अपने आप चलता है, कुछ इस तरीके से आपको समझना है। जब रोबोट खुद चलेगा तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिक जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं खुद ही चलेंगे, यानी कि ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि जो पहले से डिसाइडेड जो आपके काम होते हैं इनको बहुत इफिशिएंट तरीके से करते हैं और बहुत तेज़ करते हैं, इसीलिए इनको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। नॉर्मल वे में अगर देखें तो बॉट्स का उपयोग जो वेबसाइट की सामग्री को क्या करना, उनको अनुक्रमित करना, ठीक है, और जो कस्टमर्स होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, या फिर और जो बहुत सारे काम होते हैं ऑटोमेटिक उनको करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप जाकर के जैसे ना होता है ना, आप वो वॉइस कमांड देते हो, आपको चीज़ें मिल जाती हैं, या फिर किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो वहाँ पर होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे कि आप IRCTC की वेबसाइट पर जाते हो, वेबसाइट पर जाना तो वहाँ पर एक मिलती हैं दीदी, उनका नाम रखा गया है शायद सहेली दीदी करके कुछ नाम रखा गया है। वो क्या करती हैं, अगर उनको वॉइस कमांड दो तो वो क्या करेंगे, वो आपको टिकट बुक कर देंगे या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको दे देंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ नहीं पता है तो वो वहाँ से उनको समाधान मिल जाएगा। तो वो भी क्या है, एक टाइप्स का एक बॉट्स है, ठीक है, एक बॉट है। तो बहुत सारे जो बॉट्स होते हैं, मतलब बॉट होते हैं उनको मिला के बॉट्स बोल दिया जाता है। तो ये सारे काम होते हैं। लेकिन जब इन्हीं बॉट्स का दुरुपयोग किया जाने लगे, ठीक है, गलत तरीके से इनका यूज़ करने लगे, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगे, तब ये क्या हो जाते हैं, साइबर जो हमले होते हैं, साइबर अटैक्स, उनका ये पार्ट्स बन जाते हैं। तो इसलिए हमने इसको मशीन लर्निंग में भी पढ़ा था और आज हम यहाँ भी इसको पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर अलग टाइप्स देख लेते हैं थोड़ा सा ना। दे कैन बी डेवलप बाय अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से डेवलप किए जाते हैं। कैसे, दोनों हो सकते हैं, जैसे कि अच्छे काम के लिए और बुरे काम के लिए भी, है ना। जैसे कि कहाँ पर, जैसे सर्च इंजन यूटिलाइज गुड बॉट्स, आपका जो सर्च इंजन होता है अच्छे बॉट्स यूटिलाइज करता है। कि जैसे कि कहाँ पर, जैसे कि सच एज वेब क्राउलर में क्या करेगा, ये इंडेक्सिंग करता है जो वेब पेज होते हैं ना, कि किसको ऊपर दिखाना है, कौन वेब पेज मतलब नीचे दिखेगा, इसकी इंडेक्सिंग सबसे पहले। जैसे कि आपकी जो बुक होती है उसमें इंडेक्सिंग होती है, कौन चीज़ कहाँ पर है ना, वहाँ पर। और फिर मैलिशियस बॉट क्या करते हैं, ऑन द अदर हैंड ये क्या करते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं टू डिस्ट्रक्टिव टास्क सच एज प्रोपोगेटिंग मालवेयर, स्टीलिंग डेटा एंड इनिशिएटिंग असल्ट्स। अब ये क्या करेंगे, जो ये गलत तरीके के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं वो क्या करते हैं, किसी चीज़ को ख़राब कर देंगे, ठीक है, और जो मालवेयर होगा उसको बढ़ावा देंगे और फिर डेटा की चोरी करेंगे, कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, बॉट्स हो जाते हैं, और ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, नेटवर्क के माध्यम से। फिर कोई भी जो काम होता है उसको ये अंजाम देते हैं। तो आपने देख लिया बॉट्स, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या होते हैं कि बॉटनेट। तो जैसा कि उधर मैंने पढ़ा है ना, सेम उसे वही मतलब यहाँ पर होता है बॉटनेट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नेट लग गया तो इसका मतलब हो जाता है नेटवर्क। बोट मतलब रोबोट जो अपने आप चले प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। नेटवर्क से किसी जुड़ गया तो बॉटनेट हो जाता है। लेकिन इसमें खास बात क्या होती है, एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कई जो संक्रमित कंप्यूटर होते हैं, यानी कि इन्फेक्टेड जो आपके सिस्टम्स होते हैं, या फिर इंटरनेट से जुड़े डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, राउटर हो सकता है। इनको कोई हैकर या फिर साइबर जो कंट्रोलर होता है, साइबर आपका जो अपराधी होता है ना, वो इसने कंट्रोल करता है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि जॉम्बी क्या होती हैं,
ठीक है। तो जॉम्बी मतलब आपने देखा होगा मूवीज़ में कि वो किसी के कंट्रोल में हो जाते हैं और सब एक तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। और कंट्रोल में कब होते हैं? जब उनको कोई अफेक्ट कर देता है, मतलब किसी के द्वारा वो संक्रमित हो जाते हैं, तब वो किसी के कनेक्शन से जुड़ जाते हैं, कुछ इस तरीके से। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपके सारे सिस्टम जो थे वो नॉर्मल थे, ये सारे सिस्टम जो थे वो नॉर्मल थे। फिर उसके बाद में कोई मालवेयर आपके सिस्टम में किसी भी तरीके से भेजा गया बॉटनेट ऑपरेटर के द्वारा, ठीक, इसके द्वारा भेजा गया। अब आपके सिस्टम में जैसे ये इंस्टॉल होता है, ओके होता है, तब आप क्या करते हो, आपका जो सिस्टम है वो यहाँ से जुड़ जाता है। अब आपके जो सारे सिस्टम हैं वो क्या हो जाते हैं, ये ऑपरेट करने लगता है, यानी कि सारे सिस्टम किसमें, ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पोर्ट मास्टर जो बैठा होता है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कमांड जो सर्वर होता है, उसके द्वारा ये नियंत्रित होने लगते हैं। जैसे कि ये बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है ना, ये बोर्ड यहाँ पर है। अब ये सारे सिस्टम को जब ये कंट्रोल करने लगेगा, कैसे करेगा, जब यहाँ पर इन सब में अपना जो मैलवेयर है वो यहाँ पर पहुँचा देगा और ये इन सब में काम करने लगेगा। तो जितने जुड़ते जाएंगे वो ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट होते जाएंगे या फिर वो बॉट बन जाएंगे। तो ये पूरा क्या बन जाता है, ये पूरा फिर बॉटनेट का नेटवर्क बन जाता है, बॉटनेट का हो जाता है। और फिर इसी को जो मॉनिटर करता है बीच में बैठ करके, इसी को बॉट मास्टर बोल देते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रह जाती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम फिर कोशिश करेंगे आपको चीज़ों को बताने की। अब बॉटनेट काम कैसे करता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा, हैकर्स क्या करेगा, वायरस को भेजेगा। ये ट्रोजन हो सकता है, मैलवेयर हो सकता है। इसने जैसे ये हैकर हुआ, इसने आपके सिस्टम में ये ट्रोजन हॉर्स भेजा, ठीक है। आपने ट्रोजन हॉर्स भेजा, तो मैंने कहानी सुनाई थी कि ट्रोजन क्या होता है कि ट्रोजन को जो ट्रोजन साम्राज्य का जो थे वो हॉर्स को खुद लेकर के गए थे, यानी यहाँ अपने आप नहीं गया था। तो यानी कि जो यहाँ पर यूज़र होता है वो बहलावे फुसलावे में आकर के वो खुद ही अपने सिस्टम में इसको इंटर करवाएगा, ठीक है, उसमें सिस्टम में जगह देगा। और फिर जैसे ही आपस में क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, जब कनेक्ट हो जाएगा, अभी जाएगा कैसे, लिंक के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा डाउनलोड किसी भी तरीके से जा सकता है। फिर उसके बाद में जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तभी क्या हो जाएगा, ये एक पूरा नेटवर्क बन जाएगा बॉट का, ये पूरे बॉट हो जाएंगे और इनका नेटवर्क बन जाएगा ये सारे सिस्टम। तो ये क्या हो जाते हैं, बॉटनेट बन जाते हैं। और फिर इनको ये बीच में बैठ करके यहाँ पर हैकर क्या करने लगेगा, इनको मॉनिटर करने लगेगा, ठीक है। इनको पहले लालच दे करके फिर यहाँ पर ये मॉनिटर करने लगेगा और इसके बारे में यूजर्स को कुछ पता भी नहीं चलता है, ठीक है। जब तो पता चलता है जब तक सारा काम हो चुका होता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, जो 1262 के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इसका एग्ज़ाम हुआ था अगस्त 2023 में, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा हमलों के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है। इंग्लिश में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द टर्म। देखो मैंने क्या बोला, मैं बार बार टर्म्स क्लियर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। तो टर्म्स के बारे में पूछा गया फॉर साइबर सिक्योरिटी अटैक के लिए, साइबर सिक्योरिटी अटैक के लिए, दैट्स टारगेट मल्टीपल इंटरकनेक्टेड डिवाइस साइमल्टेनियसली टू क्रिएट अ लार्ज स्केल अटैक नेटवर्क। एक साथ में बहुत सारे जो होते हैं ना इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बना लेता है। तो ये वाला पार्ट्स आपने देखा ना, यहाँ पर ये वाला हिस्सा, तो ये सारे किसके हैं, ये बॉट्स से मतलब इनका है। अब बॉट से संबंधित यहाँ पर आपको कुछ मिल रहा है तो आपको मिल रहा है बॉटनेट अटैक, तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में तो इसको कई बार आप पढ़िएगा, इसकी लैंग्वेज को इंग्लिश में पढ़िए चाहे हिंदी में पढ़िए, क्योंकि लैंग्वेज पढ़ना और लैंग्वेज को समझना आ गया तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर आपके दिमाग में होते हैं, बस निकालने की स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। अब एक होता है आपका DOS अटैक, ठीक है। डी का मतलब होता है डिनाइल, यानी कि मना कर देना, ऑफ किससे, सर्विस से, ठीक है। जब किसी सर्विस को देने से मना कर दिया जाए, कुछ इस तरीके से दिखाने लगे, तो साइबर सिक्योरिटी में इसको बोल देते हैं अटैक की संज्ञा दे दी जाती है। तो ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, डिनाई कर देता है यानी कि मना कर देना। हैकर क्या कर देता है, किसी वेबसाइट सर्वर नेटवर्क पे क्या कर देता है, बहुत सारा ट्रैफिक भेज देता है, जिससे कि वो सर्विस क्या होती है, ठप हो जाती है या फिर वो स्लो हो जाती है। जैसे कि आप अपनी वेबसाइट से या फॉर्म भरते हैं या एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो बहुत स्लो चल रही होती है, यानी कि क्या होता है, उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जा रहा होता है ना, इसलिए या तो वो ठप हो जाती है या फिर वो स्लो हो जाती है। तो आपको कुछ इस तरीके से पेज दिखना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये हो जाता है आपका DOS अटैक का पार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कोई वेबसाइट है 1000 यूजर्स को संभाल सकती है, लेकिन सीधे वहाँ पर 10,000 या फिर 1 लाख फर्जी रिक्वेस्ट भेजे जाने लगे,
तो वो क्या हो जाता है, सर्विस जो हो जाती है वो डिनाई हो जाती है, यानी कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस नहीं हो पाती। तो इसको बोल देते हैं हम DOS, यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज। अब देखो ये वाला आपका जो पेपर हुआ था ना, देखो यहाँ पर दिया गया DDoS अटैक, है ना, जीरो डे अटैक हमने इससे पहले आपको बता दिया है, ठीक है, स्पीयर फिशिंग अटैक हमने आपको बता दिया इससे पहले, और ये पूछा भी गया अलग अलग एग्जाम में। बॉटेड था, उसको भी हमने बता दिया। अब यहाँ पर DDoS लिखा हुआ, तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया DOS अटैक के बारे में। तो DOS अटैक कैसे होगा, एक सिस्टम से होगा किसी पर, है ना, बार बार होगा, बार बार ट्रैफिक भेजा जाएगा एक सिस्टम से, तो क्या हो जाएगा, ये सर्विस को डिनाई कर देगा। तो ये आ जाता है DOS अटैक के उसमें पार्ट में। अब एक होता है DDoS, पहले DOS का मतलब हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विसेज, और जो ये लास्ट वाला डी का, और पहले वाला जो डी होगा उसका मतलब हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि बंटवारा कर देना, यानी कि वितरित। जब वितरित का मतलब हो जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक कंप्यूटर से हमला नहीं हो रहा है, हजारों या लाखों कंप्यूटर एक साथ में काम कर रहे होते हैं, और ये सारे कंप्यूटर किसके हिस्से होते हैं, तो ये बॉटनेट का हिस्सा होते हैं, ठीक है, जिनको कौन कंट्रोल करता है, हैकर कंट्रोल करता है, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, ये इन्फेक्टेड होते हैं। अब एक सिस्टम काम कैसे करेगा, हैकर बहुत सारे डिवाइसेस को पहले क्या कर देगा, उसमें मालवेयर डालेगा, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, फिर इनको बोर्ड का हिस्सा बना देगा, फिर ये बोर्ड्स क्या कर देंगे, जो टारगेटेड वेबसाइट होगी उसमें बहुत सारा ट्रैफिक भेज देंगे, और इससे क्या हो जाएगा, जो वेबसाइट या सर्वर हो उसको हैंडल नहीं कर पाएगी, तो क्या हो गया, तो वो डाउन हो जाए, वो डाउन हो जाएगी, या फिर अनअवेलेबल हो जाएगी, डाउन नहीं होगी, है ना, डाउन होगी तो खतरा उत्पन्न हो जाएगा अलग तरीके का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं कि ये कोई यहाँ पर अटैकर्स था, उसने क्या किया, सबसे पहले बहुत सारे उसने बॉट्स क्रिएट किए, यानी कि बॉट का नेटवर्क बनाया, इनका सबका मैलिशियस सॉफ्टवेयर भेज करके कुछ इस तरीके से बना दिया। फिर उससे क्या किया, उसने यहाँ पर सब अटैक कर दिया इन सारे सिस्टम से, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, ये हो गया आपका। तो आपने क्या देख लिया, आपने DDoS वाला पार्ट भी कवर कर लिया और DOS वाला भी पार्ट कवर कर लिया। इसमें भी आपको कुछ वेबसाइट इस तरीके से दिखती है, यानी अब यहाँ पर देख लेते हैं, DOS में एक जगह से आ रहा है सर्वर पे रिक्वेस्ट, और DDoS में क्या हो रहा है, यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विसेज में ये कई जगह से आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड जो होती है ना। तो बस इतना ही इनमें अंतर होता है। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, उसे देख लेते हैं। देखो DDoS एक उधर मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया 13 अप्रैल 2025 को पूछा गया था सचिव के एग्जाम में, UPSSC का है ना, यानी कि DOS हमले www पर एक आम साइबर सुरक्षा खतरा है, यानी कि नॉर्मल है। ऐसे हमलों के पीछे प्राथमिक तंत्र क्या होता है, ठीक है, ये कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं www पे, और ये क्या है कि प्राइमरली जो मैकेनिज्म होता है इनके पीछे जो अटैक्स होते हैं इनके पीछे, उसका मतलब क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या होते हैं, कई स्रोतों से डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि वितरित, यानी कि काम क्या कर दिया गया है, सारे कंप्यूटर्स को बांट दिया गया है, तो यानी कि कई सोर्स से होता है। तो अत्यधिक ट्रैफिक के साथ एक लक्ष्य को ओवरलोड कर देना, तो यहाँ पर विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वहाँ विजिबल नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये जो आपका जो मास्टर आंसर की थी, मास्टर सेट की, तो उसका यहाँ पर कट है, तो आप उससे भी चीज़ों को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने पढ़ लिया साइबर सिक्योरिटी के बारे में। अब इनके कुछ टूल्स हैं, वो कैसे काम करते हैं, बहुत सारे हैं, कुछ जो ज़्यादा आपके काम में आते हैं, आप यूज़ करते हो, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बोल देंगे, बता देंगे, आप एक दिमाग में बैठ जाएगा कि अगर टूल्स के बारे में कहीं लिस्टिंग में क्वेश्चन आए या कथन में आए तो कैसे करेंगे। यानी कि साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं, साइबर अटैक हो रहे हैं, तो उससे सुरक्षा के लिए कुछ हमारे पास हथियार होने चाहिए, तो हैं वो कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे हैं। इनमें से देख लेते हैं, एक फायरवॉल होता है, आप एंटीवायरस यूज़ करते हो, एंटी मैलवेयर यूज़ करते हो, ठीक है, इंक्रिप्शन यूज़ करते हो, इंक्रिप्शन टूल यूज़ करते हो, जैसे कि आपका व्हाट्सएप पे कोई मैसेज क्या पढ़ ना ले तो बीच में क्या करते हो, इनक्रिप्ट कर देते हो, ठीक है, बाद में जाकर के वहाँ पर डिक्रिप्ट हो जाता है, बीच में आने की कोई पढ़ नहीं सकता आपके और आपने जिसको भेजा उसके। इसी तरीके से VPN भी यूज़ करते हैं, VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, भैया बहुत अच्छा पासवर्ड बनाना है ना, कोई यूज़ ना कर पाए, क्रैक ना कर पाए, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट इज़ अ फायरवॉल। अब फायरवॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो फायरवॉल क्या है, ये सुरक्षा के लिए यूज़ होता है और ये सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए। ये क्या हो सकता है, ये हार्डवेयर भी हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर तो है नहीं, हमारे विंडोज़ में अलग से कोई
दीवार तो लगी नहीं है। हम कुछ आप विंडोज 10 में आप देखेंगे तो इस तरीके से अगर सिस्टम ऑन करेंगे तो ये सिक्योरिटी दिखाएगा। सिक्योरिटी में देखो ये वाला फीचर्स होगा यहाँ पर फायरवॉल एक्टिव करने का, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम सिर्फ यहीं पे छोटे पैमाने पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये फायरवॉल बहुत बड़ी कंपनी का भी हो सकता है, लगा के रखा हो सकता है किसी संगठन ने लगा रखा हो सकता है किसी कंट्री या राज्य ने लगा के रखा हो, क्योंकि आजकल सारे काम जो है वो ऑनलाइन हो गए हैं, ठीक है। सिस्टम्स के माध्यम से होते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। तो ये क्या मान लेते हैं कि ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक्ट करता है, एक दीवार बनी हो, या फिर मान लेते कोई गार्ड बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बिल्डिंग में एंटर करने से पहले क्या अंदर जा रहा है और क्या अंदर से बाहर जा रहा है, तो इन सब की निगरानी करता है, ठीक है। तो इसकी यानी कि किसकी वजह से, सुरक्षा कारणों की वजह से, तो इसको बोल देते हैं फायरवॉल। यानी कि इंटरनेट जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, आपके जो सिस्टम होते हैं, आपके जो घर का जो नेटवर्क होता है, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इनके बीच में सुरक्षा के लिए इसको लगाया जाता है ना। तो दैट मॉनिटर कंट्रोल कमिंग एंड आउटगोइंग, यानी कि आना जाना दोनों, नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल, यानी कि पहले से बता दिया जाता है कि आपको इतना इतना करना है, यानी कि इंस्ट्रक्शन लिख दिए जाते हैं, बस उतने पर ही वो ये काम करता है। या आपके कंप्यूटर या नेटवर्क और या फिर कह सकते हैं कि इंटरनेट के बीच में सुरक्षा दीवार की तरह काम करता है। एक दीवार बनी हुई जैसे कि चाइना की दीवार बनी हुई है, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। आना जाना दोनों कंट्रोल करना है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कब पूछा गया, 2 फरवरी 2025 को UPSSC के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जाम का नाम यहाँ पर मेंशन है। क्वेश्चन ये था कि फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इनको देख लेते हैं। तो फायरवॉल में केवल इनकमिंग ट्रैफिकिंग की निगरानी की जाती है, यानी कि आने वाली, तो ये गलत हो जाता है। फिर लिखा हुआ है कि फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि अनधिकृत जो पहुंच होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, तो ये सही है, यानी कि जिसके बारे में पता है इसको ये ब्लॉक कर देंगे। फिर होता है फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर अटैक्स को रोक सकते हैं, तो सभी प्रकार के तो नहीं रोक सकते। अगर सभी प्रकार के इनको अटैक्स को रोक देते तो आज एंटीवायरस की या बहुत सारे टूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हीं से ही काम चल जाता। तो तीसरा गलत है। चौथे में लिखा हुआ कि फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं, तो हाँ, फायरवॉल जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं। तो आपका कौन सा सही हो जाता है, आपका दूसरा और चौथा सही हो जाता है ना। तो दूसरा और चौथा विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मास्टर जो सेट था उसके आंसर की जो आयोग के द्वारा जारी की गई, तो उन्होंने भी दूसरा और चौथा बताया। चौथा का मतलब ये है कि फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं। बस यही चीज को हमें क्लियर करना था आपके लिए। फिर एंटीवायरस क्या है, तो आप जानते हैं एंटीवायरस क्या है, ठीक है। ऐसा वायरस मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो वायरस के एंटी हो, यानी कि उसके खिलाफ हो। तो ये क्या होते हैं, एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट डिजाइन किसके लिए, डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर मॉलवेयर। ये ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जो क्या कर सकें, जो मालवेयर होता है, ठीक है, वायरस होता है, उसको डिटेक्ट कर सकें, उसको रोक सकें या फिर उसको हटा सकें। अब समझ गए किस टाइप्स के होते हैं मालवेयर। तो वायरस हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं, ट्रोजन, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप हो जाते हैं इनको हटाने के लिए। कुछ बहुत सारे जो पॉपुलर हैं जैसे कि कैस्परस्काई, नॉर्टन, ठीक है, बिट डिफेंडर, मैकफी, अवास्ट या फिर एबीजी, जैसे कि यहाँ पर यह बना हुआ है, और फिर क्विक हिल जो अपने देश का है ना, यहाँ का। तो ये सब क्या है, अगर इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ढेर सारे हैं। तो बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने के लिए हमने यहाँ लगा रखा। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, अंडरस्टूड होनी चाहिए, ठीक है। अब इंक्रिप्शन क्या होता है तो बहुत बार बताएं, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि चैप्टर पढ़ा है स्पेसिफिक। तो इंक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रीडेबल डेटा, यानी कि प्लेन टेक्स्ट, इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट, यानी कि साइफर टेक्स्ट, यानी कि कोड कर देना, दैट अनऑथराइज्ड यूजर्स कांट एक्सेस इट। यानी कि आप क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं इंक्रिप्शन, आपने किसी को हेलो लिख करके भेजा, और तो वो क्या हो गया व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप पे हो गया ये यहाँ पर इनक्रिप्ट, ये इनक्रिप्ट हो गया। जब इनक्रिप्ट हो गया तो ये कुछ इस तरीके से हेलो लिख गया, यानी कि R808D। अब बीच में कोई बंदा बैठा है तो किसने क्या लिख करके भेजा है पता ही नहीं चल रहा है, यानी कि इनके किसी कोड में बदल गया। लेकिन जैसे ही वो आपके मित्र के पास में पहुंचता है ना,
तो फिर वो हेलो लिख जाता है, यानी कि बीच उनके पास में पहुंचने से पहले यहाँ पर क्या हो जाता है, ये डिक्रिप्शन हो जाता है। तो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट आप समझ गए। इसके लिए की यूज होती है ना, इनक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की। कभी कभी इसको पब्लिक की भी बोल देते हैं, है ना, वर्चुअल की भी बोलते हैं, तो वो आगे वाले उसमें डिस्कस करेंगे। और एनालिसिस में हम डिस्कस भी कर चुके हैं इससे पहले। तो सिर्फ हम यहाँ पर देख रहे थे इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। अगर जैसे कि पहले पोस्टमैन होता था, डाकिया आपका लेटर लेकर के आपके घर आता था, तो सबसे पहले आप क्या चेक करते थे, आप आज भी चेक करते हैं, देखो देखो लिफाफा खोलो, एनवलप चेक करो किसी ने ओपन तो नहीं किया है ना, सबसे पहले आप यही चेक करते थे, ठीक है। लेकिन जब नहीं खुला होता तो आप बड़े संतुष्ट होते थे कि हाँ किसी ने ओपन नहीं किया। तो आप व्हाट्सएप क्यों यूज़ करते हो, व्हाट्सएप इतना पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इंक्रिप्शन मेथड है, क्योंकि आपकी जानकारी को यहाँ पर बीच में कोई पढ़ता नहीं है नॉर्मल में। लेकिन भारत सरकार का और व्हाट्सएप का, इनका सबका क्या बहुत दिनों से अपना एक डिस्प्यूट चल रहा है कि यहाँ पर हमें जो डेटा होता है, यूजर्स होते हैं, इनको यूज़ करते हैं तो उनका डेटा हमें दो बीच में। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर डेटा देंगे तो प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यानी कि जो भी डेटा है कोई रीड ना कर सके, उसके लिए यूज़ करते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर VPN क्या होता है। तो VPN मैंने बताया कि एक नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क होता है कैसा, प्राइवेट होता है, जो रियल में नहीं होता, बस बना दिया जाता है, लगता है कि ये क्या है, ये वर्चुअल है। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। कि क्या है, इज अ टेक्नोलॉजी दैट क्रिएट, क्या ये क्रिएट करती है कैसा, सिक्योर यानी कि सुरक्षित इनक्रिप्टेड कनेक्शन। अब देखो बार बार इंक्रिप्शन आ रहा है आपके एग्जाम में, भले ही इंक्रिप्शन ना है, लेकिन जब तक इंक्रिप्ट का मतलब नहीं पता होगा, आगे की चीज़ों का मतलब हमें समझने में दिक्कत होगी। तो ये इंक्रिप्टेड कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है बीच में किसके, डिवाइस के और इंटरनेट के बीच में, जहाँ से हम डेटा ले रहे होते। डिवाइस मतलब हो सकता है हम यहाँ पर बैठे हों और कहीं से हम जुड़े हों वहाँ से। तो ये क्या कर देता है, एक इंक्रिप्टेड टनल में बदल देता है कनेक्शन को इंटरनेट के, जैसे कि हमारी जो गतिविधि होती है उससे कोई ट्रैक नहीं कर सकता, कोई चुरा नहीं सकता। अच्छा, VPN यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं, तो आपकी जो प्राइवेसी होती है उसको उसकी सुरक्षा रहती है ना, यानी कि आपकी पहचान बची रहती है। डेटा का इंक्रिप्शन हो जाता है, यानी आपको जानकारी इंटरनेट पे ले रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं जान पाता। एक होती है एक्सेस ब्लॉक वेबसाइट, है ना, यानी कि जैसे कि हो सकता है कि नेटफ्लिक्स हो गया, PUBG हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या हो जाती है, जहाँ कहीं बैन हो जाती हैं, और फिर उसके बाद में क्या होता है, VPN का यूज़ करके जिस कंट्री में बैन होती है इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि सिक्योर पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो कौन यूज़ कर रहा है सबको पता है, लेकिन अगर आपने VPN यूज़ कर लिया तो यूज़ तो किया जा रहा है, लेकिन कौन यूज़ कर रहा है एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। अवॉइड ट्रैकिंग, आपको कोई ट्रैक ना कर पाए ऑनलाइन, ठीक है, खासकर कौन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पर इसके यूज़ करने के कुछ फ़ायदे होते हैं। अब ये चीज़ें बनाई तो जाती हैं इसी के फ़ायदे के लिए, लेकिन यूज़ हो जाती हैं कुछ अलग तरीके से, गलत एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ हो जाती हैं। अब इनका उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो पब्लिक वाईफाई जैसे कि हमने बता दिया कि वहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं। किसी वेबसाइट जो बैन है किसी कंट्रीज़ में किसी जगह पर, वहाँ तक पहुँच हो सकती है। कुछ ऑनलाइन जो आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में किसी को पता ना चले, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट सर्च मारा, अगर VPN लगा के सर्च मारा ना, तो आपके जो सिस्टम में अमेजन, गूगल साहब और फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले बैठे, इनको पता नहीं चलेगा कि ये बंदा क्या सर्च कर रहा है या जो सर्च कर रहा है वो कौन है ना। तो फिर उसके बाद में आपको उस प्रोडक्ट का ऐड नहीं भेज पाते हैं, है ना। ये बीच में कौन होते हैं, ये एडवेयर होते हैं, आपकी जो जानकारी चोरी कर लेते हैं। तो जब आप VPN यूज़ नहीं करते हो तो आपके सिस्टम में क्या होता है, तो जैसे कि मान लेते हैं आपका सिस्टम है वो IP एड्रेस है, आप रिक्वेस्ट करते हो इंटरनेट को, तो इनको पता चलता है कि इतना इतना लास्ट में 11 है और इस नंबर का आदमी यानी कि आधार कार्ड वाला आदमी जो हमको रिक्वेस्ट किया, तो इसको हमें रिक्वेस्ट भेजनी है। हम IP एड्रेस को थोड़ी देर के लिए आधार कार्ड समझ लेते हैं, यानी कि आधार कार्ड का नंबर समझ लेते हैं। तो जब इस आधार कार्ड नंबर का आदमी जब रिक्वेस्ट करता है, VPN यूज़ नहीं करता है, तो एडवेयर यानी कि जो चेक करते हैं कि इस बंदे को क्या बेचना है वो भी आपको देख रहे हैं, आपकी जो देश की सरकार है वो भी आपको देख रही है, ये आपके जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, ये आपके BSNL हो सकता है, जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, आइडिया वोडाफोन हो सकता है, कोई भी, इनको भी पता है अच्छा बेटा तुम क्या कर रहे हो। हैकर बैठा है वो भी देख रहा है क्या कर रहे हो, स्पाईवेयर बैठा है वो भी देख रहा है क्या कर रहे हो। तो जो आप भी यहाँ पर लेन देन करते हो सारी चीज़ें इनको पता है। तो ये कब होता है, जब आप VPN यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप VPN यूज़ करते हो तो क्या होता है, तो आप हो जाते हो VPN के एक क्लाइंट हो जाते हो, है ना।
तब आप रिक्वेस्ट करते हो अपने सिस्टम से, यानी कि वही अपने आधार कार्ड वाली आईडी से, मतलब आधार कार्ड नंबर से। ये है तो आईपी में आईपी एड्रेस है, ठीक है। मैं बार बार समझाने के लिए इसको आधार नंबर एज ए यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अब क्या होता है, जब वो किसी रास्ते से गुजरेगा तो यहाँ पर ये क्या कर देता है, ये एक टनल प्रोवाइड कर देता है। अब देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट आपने की थी और रिक्वेस्ट यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स आपको ही मिला, लेकिन देखो आधार कार्ड लास्ट ये नंबर क्या हो गया, देखो चेंज हो गया, पूरा नंबर चेंज है ना, मैच नहीं कर रहा है। क्यों हो सकता है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं इनको पता ही ना चले कि कौन कर रहा है, यानी कि भेजा तो किसी और आदमी को जाता है और लेकिन रास्ते में किसी की आइडेंटिटी होती है वो बदल जाती है और छुप जाती है। तो ये कब होता है, जब हम VPN का यूज़ करते हैं। जब हम VPN का यूज़ कर लेते हैं तो क्या होता है, तो एडवेयर होता है, इनको पता नहीं चलता। हैकर्स वो होते हैं, हमारे जो ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, जैसे BSNL, जियो, एयरटेल, इनको पता नहीं चलता। देश की सरकार जो वेबसाइट्स को बैन कर देती है लेकिन फिर भी यूज़ कर लेते हैं, यानी कि सरकार उनको पर नहीं पता चला, ठीक है। स्पाइज या फिर स्नूप्स जो होते हैं उनको कुछ नहीं पता चला। और ये रिक्वेस्ट होती है हमारे किसके द्वारा, VPN सर्वर के द्वारा, ठीक है। और हाँ, ये हमको कहाँ से गुजार देते हैं, हमको ये टनल के माध्यम से गुजार देते हैं और टनल में डेटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, लेन देन कर लेते हैं। और डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, बिट बाइट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। डेटा ट्रांसफ़र होता है किसमें, पैकेट के फॉर्म में। लेकिन उनको अगर उसमें देखें कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो क्या होगा, 0-1 के फॉर्म में होगा, है ना। तो वही यहाँ पर टनल में शो किया जा रहा है। तो ये क्या करते हैं, हमें टनल या फिर सुरक्षित सुरंग प्रदान कर देते हैं। कुछ इस तरीके से आपको समझना है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया सचिव के एग्जाम में, देख लीजिएगा। और ये कब 13 अप्रैल 2025 को एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन में क्या था कि एक VPN सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से उपयोगकर्ता डेटा को पूरी तरह कैसे अज्ञात कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिख दिया यहाँ पर इन्होंने कि एक VPN सभी और बाहरी पर्यवेक्षकों से पूरी तरह, इसलिए क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। फिर लिखा हुआ है कि VPN उपयोगकर्ता और VPN सर्वर के बीच में डेटा एन्क्रिप्ट करते हैं, ठीक है। हालांकि VPN प्रदाता अभी भी उपयोगकर्ता गतिविधि की निगरानी कर सकता है। तो ये सही है, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, डेटा को एन्क्रिप्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है हालांकि, फिर आगे क्या लिखा है कि VPN प्रदाता अभी भी उपयोगकर्ता की गतिविधि की निगरानी कर सकता है। तो जाहिर सी बात है भाई, ये टनल से आपको भेज तो रहा है VPN, ठीक है, लेकिन कौन भेज रहा है, VPN ही तो भेज रहा है। तो इसके पास में VPN सर्वर के पास में तो आपकी जानकारी तो होगी, उसको तो सब पता होगा आप क्या कर रहे हो, वो कभी भी जाकर के आपका फ़ायदा उठाएगा। और आप भी, ये होता भी है, जो जिनको लगता है कि VPN बहुत सिक्योर है, आपके लिए फ्री में सब इतना सब कुछ किसी ने क्यों करके रखा है, ठीक है। बस ये लगता है, किसी दिन अचानक धमाका होता है तब पता चलता है। कुछ इस तरीके से आप समझिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया कि पहला जो असर्शन दिया गया था वो क्या हो जाता है, वो फॉल्स है, गलत है, ठीक है। और जो रीज़न दिया गया है वो सही है। यहाँ पर सही किसके, यहाँ जो कंप्लीटली और जो ऑल लिख दिया गया ये गलत हो जाता है। कंप्लीटली एनोमलाइज नहीं करता और सभी जो ऑब्जर्वर होते हैं उनसे नहीं बचाते, क्योंकि खुद ही देख रहा होता है ना। कुछ इस तरीके से अगर VPN वहाँ नहीं समझ में तो इस तरीके से इस फॉर्म में समझ सकते हो कि जब यूज़ करते हैं और जब यूज़ नहीं करते हैं उसके तरीके से। अब VPN के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, UPSC में पूछा गया था क्वेश्चन, है ना, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है। तो सीधे देख लेते हैं। ये हम इसे देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप्स के जो स्टेटमेंट हैं, डेफिनेशन है, परिभाषाएं सारी जो हैं मैक्सिमम जो एग्जाम से पूछी जा रही है। हो सकता है हम नॉर्मल में पढ़े हों, हमसे वहाँ पर बदल करके पूछ लिया जाए। अब देखो इन्होंने कितना 4 स्टेटमेंट डाले, ठीक है। हो सकता है हम इन्हीं चारों में कहीं कन्फ्यूजन हो जाए हमें, तो इसलिए क्या करता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम एक ही चीज़ को 4 तरीके से, 4 एंगल में कई तरीके से आपके दिमाग में सेट करने की, पुट करने की कोशिश करते हैं। बाकी आप अपना इनपुट जरूर दीजिए कि हाँ हमारा प्रयास कैसा है, या फिर इसमें कुछ बदलाव करने हैं या सुधार करने हैं। जैसे कि मान लेते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है, तो हमने सारी कहानी पढ़ ली, है ना, सारे डिटेल हमने कवर कर ली, देख लिया। अब इनके अनुसार क्या होगा कि यह एक सार्वजनिक इंटरनेट पर एक कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, जो क्या करता है, उपयोगकर्ता को संचारित सूचनाओं की सुरक्षा बनाए रखते हुए उनके संगठन के नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करता है। तो ये एक दूसरे टाइप्स की, या फिर उससे जो भी मैच है वहाँ से पता चल गया। हो सकता है कि हमको कुछ इस तरीके से सामना करना पड़े, ये आपके दिमाग में सेट हो गया, ठीक है। कभी कभी होता है कि आप सब कुछ पढ़ करके जाते हो, आपको आ रहा होता है, लेकिन अरे एग्जाम सेंटर से बाहर निकले, अरे ये तो हमें आ रहा था, बस ये पॉइंट मिस हो गया। तो आपसे वो पॉइंट मिस ना हो, ठीक है, बस इसलिए हम यहाँ पर आपसे मेहनत करवा रहे हैं और थोड़ी बहुत हम भी कर रहे हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, UP PCL AE का जो एग्ज़ाम हुआ था
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। तो इसमें पूछा गया कि वीपीएन के बारे में क्या सत्य है, इसे देख लेते हैं। तो वीपीएन के बारे में सत्य है कि वीपीएन इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से डेटा स्थानांतरित करने के लिए उपयोग करता है। किसका? टनलिंग का उपयोग करता है। मैंने बताया था एक सुरंग का उपयोग करता है या फिर टनल का उपयोग करता है। अब ग्राम पंचायत अधिकारी का जो पेपर होता है 27 अप्रैल 2025 को, उसमें एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ कि लिस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। तो यहाँ पर जो साइबर अटैक्स के टाइप हैं और उनके जो मेथड यानी कि तरीके हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया। तो फिशिंग के बारे में हमने पढ़ा, एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में पढ़ा, नहीं पढ़ा आगे कवर करेंगे, एनालिसिस में हमने पढ़ा है, ठीक है, रैंसमवेयर के बारे में पढ़ा और मैन इन द मिडल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो 4 टाइप्स के जो साइबर अटैक्स है ना, उनसे एक क्वेश्चन बनना है, ठीक है। तो फिशिंग, रैंसमवेयर आपने कवर किया है और एसक्यूएल और मैन इन द मिडल, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, ठीक है। यहाँ पर एसक्यूएल के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था और यहाँ पर इंजेक्शन मतलब यानी कि कुछ यहाँ पर इंजेक्ट किया जा रहा है, कुछ इस तरीके से। तो एसक्यूएल इंजेक्शन एक कोड इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है जिसमें हमलावर एप्लीकेशन के इनपुट के माध्यम से हानिकारक आपका एसक्यूएल क्वेरी जो है उसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसमें ये समझ सकते हैं कि जो साइबर अटैक्स आपका जो होगा एसक्यूएल के माध्यम से, तो जो आपका जो डेटा होगा ना, डेटाबेस, उसमें कोई अपनी जो कोड होगा वो इंजेक्ट कर देगा कोई हमलावर, ठीक है, अटैकर्स यहाँ पर इंजेक्ट कर देगा। फिर उसमें क्या करता है, इसकी वजह से जो वहाँ पर जो डेटा था वो रीड कर सकता है या फिर उसमें कोई एडिट या बदलाव कर सकता है उस डेटाबेस में, और या फिर हो सकता है कि जो डेटाबेस है ना उस पर वो अपना कंट्रोल ले ले। तो ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन के माध्यम से ही ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पॉसिबल होती हैं। तो इसी को एसक्यूएल इंजेक्शन कहा जाता है। एक और यहाँ पर जो होता है मैन इन द मिडल, यानी कि इसको MITM भी कह सकते हैं, ये भी एक टाइप का अटैक होता है। ये भी क्या है, साइबर अटैक होता है। इसमें एक हैकर क्या करता है कि जो 2 लोग टारगेट्स होते हैं ना उनके बीच में बैठता है और चीज़ों को अपने हिसाब से जब उनको ट्रांसफ़र करने लगे या मॉनिटर करने लगे किसी वेब एप्लीकेशन के बीच में, या फिर नज़र रखने लगे और जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको चोरी करने लगे, तो ये मैन इन द मिडल हो जाता है। देखो सब कुछ यहाँ पर एक जैसा कॉमन लग रहा है, लेकिन वहाँ पर जो मैथड्स हैं और उनके टाइप्स हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन बनने हैं, तो इनको हम अलग अलग तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंजेक्शन का मतलब इंजेक्ट किया, यानी कि किसी डेटा में अपने कोड को या अपनी जानकारी को। अब डेटा क्या है, डेटाबेस क्या है, आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से जितनी क्लासेस करवाई हैं वहाँ पर जाकर के चीज़ों को क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ पर डेटा सेव होता है और डेटा किस फॉर्म में सेव होता है, ठीक है, और डेटा में कैसे रीड और राइट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, साइबर हमले के जो टाइप्स थे और उनके जो तरीके थे। तो आपने क्या देखा, जो फिशिंग में क्या था, तो फिशिंग में ईमेल था, यानी कि फर्जी यानी कि भ्रामक ईमेल भेजना, ठीक है, दूसरा हो जाता है। एसक्यूएल इंजेक्शन में हमने क्या बोला कि इसमें क्या हो जाए कि डेटाबेस की जो वर्नेबिलिटी होती है उसका फ़ायदा उठा लेना, यानी कि थोड़ी सी कहीं कम है ना उसमें अपनी चीज़ें इंजेक्ट करके और कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, या फिर वहाँ पर कोई सिक्योरिटी ब्रीच कर देना। फिर रैंसमवेयर होता है, तो यहाँ पर डेटा को क्या कर रहे थे, डेटा को इनक्रिप्ट कर दे रहा था हैकर्स। फिर उसके बाद में फिरौती की मांग कर रहा था, यानी कि भुगतान की मांग कर रहा था। किसमें, मैंने क्या बोला था, वो क्रिप्टोग्राफी में करता है, इसको क्या नाम दिया गया, आप याद करिए कि क्रिप्टो जैकिंग था या फिर कुछ और था या फिर क्रिप्टो माइनिंग था, ये आपके लिए छोड़ के रखें, और अब ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर यह है कि मैन इन द मिडल MITM, इसके बारे में, इसमें भी वही क्या है कि 2 पक्षों के बीच संचार को क्या कर देता है, ये बाधित कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यानी कि रियल कनेक्शन ये था, फिर इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर यहाँ पर अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया इसका, ये इस तरीके से पूरा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। फिर एक आता है यहाँ पर रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर के बारे में हम बार बार देख चुके हैं, है ना, कि किस तरीके से फिरौती मांगता है आपके डेटा को आपके सिस्टम में लॉक करके, और डेटा जो लॉक किया जाता है वो कैसे, वो इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, यानी कि रीड नहीं कर सकते, डेटा आपके सिस्टम में ही रहेगा, डेटा लेके वो कहीं नहीं जाता, ठीक है। ये क्या है, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। मैन इन द मिडल हमने कवर कर लिया, ठीक है। ये भी क्या है, एक टाइप का साइबर अटैक है। और इसमें एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है, वो करता है कि कम्युनिकेशन
ये कहते हैं मीन इन द मिडल क्या करेगा, यहाँ पर बीच में खुद को इस्टेब्लिश कर देता है। किस तरीके से, इवेज ड्रॉप या फिर मैनिपुलेट डेटा या फिर मिसअप्रोप्रिएट के, ये इम्पर्सोनेट के हिसाब से। तो यहाँ पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये हो जाता है बस सिर्फ मैनिपुलेट करना या फिर इवेज ड्रॉप टाइप का। 2 पॉइंट यहाँ पर हमें बताने थे, इसलिए हमने इसको दोबारा यहाँ पर लिख करके रखा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है। ये आपका 5 जनवरी 2025 को क्वेश्चन पूछा गया यूपी ट्रिपल के द्वारा। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें देखो ऑप्शन क्या दिए गए हैं, DDoS है, सॉलिसिटिंग है, फिशिंग है या फिर स्टॉकिंग है। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा आप देखिए कि यहाँ पर क्या संभव है क्या असंभव है, और इस क्वेश्चन का जो उत्तर है आपको एनालिसिस की क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा आप भी अपने दिमाग पर जोर डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने क्या कवर किया, DOS और DDoS अटैक के बारे में कवर किया। तो अगर आपको वहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि सर्वर पर कैसे अटैक डाला जाता है। इनके बीच में कोई डिफरेंस था वो देख लेते हैं, शायद आपके एग्जाम में आए। जैसे कि सिंगल सोर्स ट्रैफिक होता है आपका डिनायल ऑफ सर्विसेज में, और DDoS में क्या होता है कि मल्टीपल यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स होता है, और ये सारे किसके हिस्से हो जाते हैं, ये बॉटनेट के हिस्से हो जाते हैं। इसको फाइंड करना या डिफेंड करने से बचाव करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन यहाँ पर DDoS में क्या होता है, ये हार्ड टू डिफेंड होता है, बचाव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब DOS छोटा इम्पैक्ट डालते हैं और ये क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे डालते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर बोट मास्टर बैठा होता है, इन सबको फिर बोटनेट क्रिएट करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिस्टम पर ये हमला करता है, कुछ इस तरीके से। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछा गया वो ये था कि रैंसमवेयर, फिशिंग, क्रॉलिंग और DOS। अब ये देखो क्वेश्चन पूछा गया 2 फरवरी को, ठीक है, होम्योपैथिक वेसेजी के एग्जाम में यूपी SSC के द्वारा। अब साइबर अटैक हो गया और इसकी डिफिनेशंस हो गई। अब रैंसमवेयर क्या करता है, तो मैंने क्या बोला कि डेटा को इनक्रिप्ट करके पैसा मांगेगा, तो ये पहला वाला हो जाता है। फिर यहाँ पर फिशिंग के बारे में क्या हो जाएगा, भ्रामक ईमेल भेजेगा डेटा को चोरी करने के लिए, दूसरा हो जाएगा। की लॉगर हमने पढ़ाया आपको इससे पहले, मतलब इसके फर्स्ट पार्ट में, तो कीबोर्ड इनपुट कैप्चर करता रहता है ना, मैंने बोला था कीबोर्ड दबाओगे, कौन सी बटन दबाओगे, कौन सा पासवर्ड डालोगे, सब ये पूरा नोट करता रहता है, तो ये तीसरा हो गया। DDoS हमने बोला तो ये क्या हो गया, ये हो जाता है आपका सर्वर पर ट्रैफिक से ओवरलोड कर देना, उसका 4th हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर वहाँ पढ़ने दिखे तो साइबर अटैक्स और उनकी डिफिनेशन आप यहाँ से भी कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो साइबर अटैक्स वाली थी वो आपकी यहाँ पर कवर होती हैं। और आगे की जो क्विजेज हैं, नोट्स के हैं, तो ये वाला चैनल जो है आप टेलीग्राम का ये सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और जो ड्रीमर विद वीरेंद्र है इनसे जुड़े रह सकते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कोई क्वेरीज है या फिर कोई समझने में कोई दिक्कत है, आपको हमें फिर से बताइए, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। और क्विजेज क्वेश्चन करना आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो हम इम्पोर्टेंट ढूंढ करके ला करके या फिर अपनी तरफ से कुछ इनपुट दे करके क्रिएट करके कंप्लीट करवा रहे हैं। तो इनको क्रिएट करते रहिए, नोट्स रिवाइज करते रहिए, ठीक है, और ऑल द बेस्ट।